चलो अभी good evening everyone. See, we are starting with indirect tax amendment portion, and first of all, see, if you have just gone through the pamphlet, चार part में divide किया है. The first part is an amendment which is in portion of act. Act में कौन से provisions, कौन सा section amend हुआ है. That is first part in relation to excise. Then उसी excise में rules, notifications के through amend हुए हैं. टोटल चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्ट के अमेंडमेंट है. द सेकेंड पार्ट इज एन अमेंडमेंट ऑफ रूल. ये पूरा पोर्शन एक्साइज का है. देन सिमिलर वे कस्टम के अमेंडमेंट्स है, जिसमें इनिशियली कस्टम में भी एक्ट के अमेंडमेंट है, एंड देन देयर इज कस्टम में रूल्स रेगुलेशंस अमेंड हुए हैं. सो विल बी डूइंग इट इन 4 पार्ट्स. उसमें फर्स्ट पार्ट दैट वी आर स्टार्टिंग एज ऑफ नाउ इज अमेंडमेंट एक्साइज बट रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक्ट के अमेंडमेंट हम थोड़ी देर बात करेंगे. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्साइज पोर्शन. नाउ इफ आई से रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट, you are already available with over here, which talks about 11th portion. See, this rule is in relation to the Central Excise Rules 2002. If you remember, there is something called provisional assessment. ये provisional assessment हम तब apply करते हैं when assessee is not available with value or is not available with rate of duty. When value is not available or rate of duty is not available, apply for provisional assessment. That provisional assessment application is addressed to ACDC, which is generally valid for a period of 6 months. On expiry of 6 months, if the provisional assessment is not finalized, you may apply for extension. जो extension आपको मिलेगा, कमिश्नर 6 महीने तक extension देता है. चीफ कमिश्नर कैन ग्रांट एनी extension. बट जैसे प्रोविजनल असेसमेंट अप्लाई करोगे, कभी ना कभी फाइनलाइजेशन होगा, चाहे आज 6 महीना, 1 साल, 2 साल, व्हेनेवर इट गेट्स फाइनलाइज्ड. या तो ये फाइनलाइजेशन हायर अमाउंट पे होता है या ये फाइनलाइजेशन लोअर अमाउंट पे होता है. शायद ऐसा हो सकता है कि आपने प्रोविजनल असेसमेंट 100 रुपए पे करवाया है, फाइनलाइजेशन 120 पे हो रहा है या फाइनलाइजेशन 80 पे हो रहा है. अगर फाइनलाइजेशन 120 पे हो, यू आर सपोज टू पे 20 रुपीज एज डिफरेंस. दैट 20 रुपीज डिफरेंस is to be paid along with interest, where interest rate is 18% per annum. Similar way, if the finalization is done at a lower amount, that's where 80 rupees if gets finalized out of 100, then in that situation you are eligible for refund, and at the time of claiming refund also you are eligible for interest, where interest rate is 6% per annum. अब फाइनलाइजेशन अगर हायर अमाउंट पे हम 18% भरते हैं, फाइनलाइजेशन अगर लोअर अमाउंट पे हम 6% भरते हैं. सिमिलर वे, अगर हम फाइनलाइजेशन हायर अमाउंट पे हो तो वहां पे एक टाइम पीरियड होता है कि कितनी टाइम का हमें इंटरेस्ट भरना है, और अगर लोअर अमाउंट पे हो तो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था. जैसे अगर मैं बोलूं कि अप्रैल 2013 में मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया था जिसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, जिसका फाइनलाइजेशन मान लो कि अक्टूबर में हो रहा है. अप्रैल 2013 में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, अक्टूबर में फाइनलाइजेशन हुआ. फाइनलाइजेशन होने के बाद या तो मुझे पेमेंट करना है या मुझे रिफंड मिलेगा. लेट्स से वो पेमेंट या रिफंड मैं कर रहा हूं समवेयर इन February 2014. अप्रैल 2013 इज प्रोविजनल असेसमेंट, अक्टूबर 2013 फाइनलाइजेशन, एंड Feb 2014 आई एम मेकिंग द एडजस्टमेंट. Now assume that अप्रैल 2013 में 100 भरा, अक्टूबर 2013 में फाइनल 120 हुआ. अगर 120 हुआ तो मैं डिफरेंस भरूंगा Feb 2014 में 20 रुपीज का. द टाइम पीरियड विल बी व्हाट? तो हमें ऐसा बताया गया था, द मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट इज डन, सब्सिक्वेंट मंथ के फर्स्ट डे से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा. सो इफ अप्रैल 2013 इज अ डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, योर टाइम पीरियड फॉर इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम May 2013 एंड इट इज टिल द डेट ऑफ पेमेंट विच इज योर Feb 2014. ये हो गया प्रोविजनल असेसमेंट. अप्रैल 2013 में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, फाइनलाइजेशन हायर अमाउंट पे हुआ, और हम पेमेंट कर रहे हैं Feb 2014 में. तो हमें कब से इंटरेस्ट भरना है? हमारा इंटरेस्ट चालू होगा अप्रैल के नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे. दैट मीन्स 1 May टिल द डेट ऑफ Feb. ये तब जब हम पेमेंट कर रहे हैं. बट जब हमें रिफंड मिलता था तो टाइम पीरियड कुछ और था.
जब रिफंड मिलता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उस मंथ से स्टार्ट नहीं होता है. इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होता है जिस मंथ में फाइनलाइजेशन हुआ है. एंड फाइनलाइजेशन इफ डन इन October 2013, देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम November 2013, एंड फ्रॉम November 2013 it is up to Feb 2014, and this is the provision where actually amendment is done. They have said earlier the time period of interest was what? The time period of interest in case of finalization is done at a lower amount. If finalization is done at a lower amount, your interest calculation would start from the next day of the next month ka first day. So October 2013 finalization, your interest calculation should start from November. But now that has been amended and it has been said कि जिस मंथ में जिस दिन फाइनलाइजेशन हुआ है 3 महीने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं. Your interest calculation would start after 3 months. I've given certain figures over here. Let's put it this way. Your provisional assessment is on 15th of May. 15th May provisional assessment, finalization 10th October. And आपको पेमेंट हुआ या आपने रिसीव किया 15th of Feb 2014 को. अगर मैं मानूं कि 100 रुपए का प्रोविजनल असेसमेंट और 80 पे फाइनलाइजेशन हुआ, मुझे रिफंड मिलना चाहिए. टाइम पीरियड पुराने प्रोविजन के हिसाब से होता जिस मंथ में फाइनलाइजेशन हुआ है अक्टूबर, उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे माने नवंबर से स्टार्ट होता, 1 नवंबर टिल 15th of Feb 2014. नाउ इट हैज बीन अमेंडेड, जिस दिन फाइनलाइजेशन हुआ है 3 महीने तक भूल जाओ. सो 10th October इज योर डेट ऑफ फाइनलाइजेशन, फॉरगेट 3 months, दैट मीन्स जनवरी तक भूल जाओ. 9th जनवरी तक अगर तुम्हें रिफंड मिल गया तो कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा. अगर 9 जनवरी के बाद मिलेगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. द टाइम पीरियड इज मेंशन एज 10 जनवरी to 15th of Feb 2014. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. पहले क्या था, जिस मंथ में फाइनलाइजेशन हो उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से इंटरेस्ट स्टार्ट होता था. अभी 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा. दैट्स द फर्स्ट पोर्शन इन प्रोविजनल असेसमेंट. Now, we are going to second portion which talks about recovery of credit. सेनवेट में एक रूल था रिकवरी ऑफ क्रेडिट के रिलेटेड, रूल नंबर 14 करके. ये रूल नंबर 14 में डिपार्टमेंट रिकवरी करता था. डिपार्टमेंट ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ रिकवर करता था. उसके प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि द वर्डिंग्स ऑफ रूल 14 क्या था, व्हेन assessee has availed wrong credit, that is credit beyond Senvet provision, or has availed excess credit, credit beyond Senvet provision. जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनपुट रिसीव हुआ क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स रिसीव हुआ क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट सर्विस का इनवॉइस रिसीव हुआ क्रेडिट मिल जाएगा. बट मान लो कि विदाउट रिसीविंग इनपुट अगर मैं क्रेडिट ले लूं, इसे कहते हैं क्रेडिट बियॉन्ड Senvet प्रोविजन. असेसी अगर गलत क्रेडिट अवेल करे या ऐसी क्रेडिट अवेल करे जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो दैट्स वेयर रूल 14 कम्स इन पिक्चर. अब इसी रूल 14 को हम मर्ज कर रहे हैं विथ अदर रूल 35, 35A, 35B. Now where rule 35 is applicable, आपको याद होना चाहिए रूल 35 is applicable when input or capital goods are removed as such. When you receive input or capital goods, you are eligible for credit, and when you remove those input or capital goods in as such form, तो आपने जितना क्रेडिट लिया है उतना ही आपको रिवर्स करना होता है. उसी के पैरेलल एक और प्रोविजन था रूल 35A जो कहता था when capital goods are removed not as such but after partial use, तो आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना होता था. जितने टाइम तक आप उसे यूज करते हो उतने प्रोपोर्शन में आपको क्रेडिट मिलता था और बाकी का आप रिवर्सल करते थे. एक और रूल था रूल 35B जो कहता था कि इनपुट और कैपिटल गुड्स की वैल्यू अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ हो, बिफोर सच इनपुट और कैपिटल गुड्स आर पुट टू यूज, बिफोर इनपुट और कैपिटल गुड्स आर पुट टू यूज, अगर उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ हो तो आपको उसका क्रेडिट रिवर्स करना होता था. 3 रूल थे. रूल 35 इनपुट कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज सच मेक रिवर्सल. रूल 35A कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज मेक रिवर्सल बट प्रोपोर्शनेट. 35B इनपुट और कैपिटल गुड्स वैल्यू रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट बिफोर पुट टू यूज मेक रिवर्सल. अब इन्हीं रूल 35, 5A एंड 5B को मर्ज कर रहे हैं विद रूल 14. क्यों मर्ज किया है? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं कोई इनपुट को फिजिकली रिसीव कर रहा हूं, मैं कोई कैपिटल गुड्स को फिजिकली रिसीव कर रहा हूं. कैन आई से द डेट ऑन विच आई रिसीव इनपुट और कैपिटल गुड्स आई एम एलिजिबल फॉर क्रेडिट? मैंने उसका फुल क्रेडिट ले लिया. अब
रूल 3.5 कहता है कि अगर ये इनपुट कैपिटल गुड्स को आप एज सच फॉर्म में रिमूव करो तो जितना क्रेडिट आपने लिया है वो पूरा का पूरा आपको रिवर्स करना है। मान लो कि मैं नहीं करता, क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंट? अगर मैं क्रेडिट रिवर्स ना करूं तो क्या वो रिकवरी कर सकते हैं? पूरे सैनवेट में रिकवरी का एक ही प्रोविजन है, रूल 14, और रूल 14 रिकवरी तभी अप्लाई करता है व्हेन असेसी अवेल रॉन्ग क्रेडिट, असेसी अवेल एक्सेस क्रेडिट। अब मैं इनपुट कैपिटल गुड्स रिसीव कर रहा हूं और उसका क्रेडिट ले रहा हूं, तो ये ना रॉन्ग क्रेडिट है ना, तो कैन आई से रूल 14 तो अप्लाई नहीं होगा। रूल 14 कब अप्लाई होता है? व्हेन यू अवेल रॉन्ग क्रेडिट, यू अवेल एक्सेस क्रेडिट। और मैंने तो इनपुट कैपिटल गुड्स फिजिकली रिसीव किया और फिर क्रेडिट लिया है, तो मैंने कोई गलत क्रेडिट, हाँ, अब रूल 14 अप्लाई नहीं होगा। रूल 3.5 कहता है कि व्हेन यू रिमूव दोज इनपुट और कैपिटल गुड्स मेक रिवर्सल, बट नहीं किया तो क्या कर लेंगे? रूल 3.5 में कोई प्रोविजन नहीं था, ना 3.5A में प्रोविजन था, ना 3.5B में प्रोविजन था, एंड दैट इज वेयर 3.5, 5A एंड 5B को अमेंड किया है। क्या अमेंड किया है कि अगर ड्यू डेट पे असेसी रिवर्सल नहीं करता, ड्यू डेट माने कौन सा डेट? जब आप इनपुट कैपिटल गुड्स रिमूव करो, या आफ्टर प्रपोर्शनेट यूज रिमूव करो, या बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू राइट ऑफ करो, तो आपको उसका क्रेडिट रिवर्स करना है। अगर असेसी क्रेडिट रिवर्स नहीं करता तो अब रूल 3.5, 3.5A और 3.5B में ही डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा। मार्क माय वर्ड्स, रूल 14 अमेंड नहीं हुआ है। अमेंड क्या हुआ है? रूल 3.5, 3.5A एंड 3.5B। रूल 14 पहले भी ऐसा ही कहता था कि अगर असेसी गलत क्रेडिट ले, एक्सेस क्रेडिट ले, तो रिकवरी होगा। रूल 14 आज भी यही कहता है कि अगर असेसी एक्सेस क्रेडिट ले, रिकवरी होगा। बट रूल 3.5 क्या कहता है कि अगर असेसी क्रेडिट ले तो जब रिमूवल करे तब उसे रिवर्स करना है। अगर असेसी वो रिवर्सल ना करे तो उसी रूल में डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा। उसी रूल 3.5, उसी 5A, उसी 5B में डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा। तो रूल 14 कहां से आया? तो मैं कह सकता हूं कि वर्डिंग्स आर, इफ असेसी मेक्स डिफॉल्ट इन रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर रूल 3.5, 5A, 5B, then department will initiate recovery under that respective rule, but in the manner given in rule 14. So rule 14 is just given as reference. Rule 14 में कोई amend नहीं हुआ है। amend कहां पे हुआ है? 3.5, 5A, 5B। मैं गलत क्रेडिट लू ना, उसका रिकवरी कहां होगा? 14 में होगा। बट अगर मैं इनपुट कैपिटल गुड्स रिसीव करूं और उसका वैलिड क्रेडिट दूं और जब उसे रिमूव करूं तब रिवर्सल ना करूं, तो रिकवरी उसी 3.5, 5A, 5B में होगा। रूल 14 में कोई रिकवरी नहीं होगा। ये समझ में आता है? दे बोथ आर रिस्पेक्टिव एंड डिफरेंट रूल्स। 14 अर्लियर रिकवरी का रूल था जो आज भी है, बट पहले 14 अकेला एक ही रूल था जिसमें रिकवरी हो सकता है। अब 3.5 में भी रिकवरी हो सकता है, 5A में भी हो सकता है और 5B में भी हो सकता है। दिस आर द रिस्पेक्टिव रूल्स इन रिलेशन टू अमेंडमेंट। दिस इज 3.5, 5A एंड 5B। रूल 14 आज भी उतना ही है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी लाइन में आगे जाएंगे। नाउ प्लीज फ्रेंड्स, इसमें मैं बहुत क्लियर वर्ड में बता देता हूं कि आई डोंट नो व्हाई इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में दिस अमेंडमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। आई डोंट नो व्हाई, but this amendment was taken somewhere on 27th September 2013. And if that amendment is on 27th September 2013, 110% it is applicable to you. But it is not there in Institute's summary. जो amendment pamphlet है. I don't know why it is not there. And this is one of the drastic amendment, but still it is not there. So we are discussing that. We have added that in our pamphlet. इसके रिलेटेड मैंने एक पूरा सम भी करवाया है। आई हैव रिटन द नोटिफिकेशन नंबर। किसी को भी डेट चेक करना है, डेट चेक कर लो, नोटिफिकेशन नंबर का डेट है, कौन से दिन आया है, यू कैन चेक एवरीथिंग। बट इट इज नॉट देयर इन इंस्टीट्यूट्स अमेंडेड पैम्पलेट, यू मे रिफर इट डायरेक्टली। और मैंने लास्ट पेज आप देखोगे ना, जो हमारे आईडीटी के अमेंडमेंट्स, आई एम नॉट सेइंग सर्विस टैक्स, एक्साइज कस्टम, कि उसके लास्ट पेज पे मैंने उसका पूरा एक प्रैक्टिकल सम दे दिया है, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया है कि ये क्या अमेंड हुआ है। देखो, इसी 3.5.5A को मैं को रिलेट कर रहा हूं, रूल 3.5.5A को। आपको याद होगा कि अगर इनपुट और कैपिटल गुड्स को एज सच फॉर्म में रिमूव करे, पूरा का पूरा क्रेडिट रिवर्स होगा। अगर याद हो, कैपिटल गुड्स को आफ्टर पार्शियल यूज रिमूव करे,
या कैपिटल गुड्स को एज अ वेस्ट और स्क्रैप रिमूव करे तो रूल 35A अप्लाई होता था. इफ यू रिमेंबर दैट, कैपिटल गुड्स आफ्टर पार्शियल यूज और कैपिटल गुड्स एज वेस्ट और स्क्रैप, तो उन दोनों में रूल 35A अप्लाई होता था. अब इसी 35A को दो पार्ट में डिवाइड किया है. इसी 35A को दो पार्ट में डिवाइड किया है. अच्छा, बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, पहले पुराना प्रोविजन क्या था वो डिस्कस करते हैं. एकदम इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे. रूल 35A का पुराना प्रोविजन था कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज और रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप. इन एनी ऑफ द सिचुएशन assessee is required to make two separate calculations. Calculation number 1, हर क्वार्टर के लिए उसे कुछ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलता जाता था फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. उसमें अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर हो तो क्राइटेरिया अलग था कि फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट, इन केस ऑफ कंप्यूटर इट वाज 10%, देन सेकेंड ईयर इट वाज 8%, थर्ड ईयर इट वाज 5%, फोर्थ ईयर 1% एंड फिफ्थ ईयर अगेन 1%. ये हो गया कैपिटल गुड्स विच इज कंप्यूटर. अदर देन कंप्यूटर हो कैपिटल गुड्स तो हर क्वार्टर के लिए 2.5% का क्रेडिट रिड्यूस होता था. बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज और एज वेस्ट और स्क्रैप. ये पूरा एक कैलकुलेशन होता था हमारा ऑप्शन 1, और फिर उसके कंपैरिजन में हम ऑप्शन 2 ढूंढते थे. वो ऑप्शन 2 क्या था? ऑप्शन 2 ये था कि जब आप कैपिटल गुड्स को बेचते हो तो सामने कितना पैसा रियलाइज होता है. जितना पैसा रियलाइज होता है अकॉर्डिंगली आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना होता है. इफ आई टॉक इन फिगरेटिव टर्म्स, लेट्स पुट इट दिस वे, मैंने 1 अप्रैल 2013 को एक कैपिटल गुड्स रिसीव किया है जिसके ऊपर टोटल 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिया है. 1 अप्रैल 2013 को कैपिटल गुड्स रिसीव किया है जिसके ऊपर पूरा 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिया हुआ है. मान लो कि ये कैपिटल गुड्स को मैं 15 महीने के लिए यूज करता हूं. इफ आई यूज इट फॉर 15 मंथ्स, तो उस सिचुएशन में आपको याद होना चाहिए, अज्यूम कर रहा हूं कि अदर देन कंप्यूटर, तो हर क्वार्टर का आपको 2.5% मिलता था. 15 मंथ्स माने 5 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 2.5% माने मुझे टोटल 12.5% क्रेडिट मिलेगा. ये 12.5% क्रेडिट में ले लेता था और 87.5% क्रेडिट में रिवर्स करता था. ये हो गया मेरा कैलकुलेशन नंबर 1. अच्छा, जब मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा था जिसके ऊपर मैंने 1 लाख का क्रेडिट लिया है, मान लो कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू 10 लाख है जिसके ऊपर मैंने 1 लाख का क्रेडिट लेके रखा है. 10 लाख के ऊपर मैंने 1 लाख का क्रेडिट लिया है. अब यही कैपिटल गुड्स को मैं जब बेचूंगा तो केनाई से कुछ ना कुछ तो रियलाइज होने ही वाला है. अज्यूम कि जब बेचा तब उसके ऊपर 1.5 लाख रियलाइज हुआ, तो मुझे जब 1.5 लाख में बेचूं उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई करना है. मान लो कि 12% है उस दिन, तो 1.5 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से समवेयर अराउंड 18,000 इज माई अमाउंट. मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है, मुझे दोनों कैलकुलेशन चेक करना है. कैलकुलेशन नंबर 1, 1.5 लाख कैलकुलेशन नंबर 1, टोटल 1 लाख का क्रेडिट लिया. 1 लाख के क्रेडिट में से हर क्वार्टर का 5%, हमने कितना लिया था? 15 महीने माने 5 क्वार्टर, और हर क्वार्टर का 2.5% माने टोटल 12.5. सो 1 लाख में से 12.5% की क्रेडिट के लिए हम एलिजिबल है और 87.5% की क्रेडिट हम रिवर्स करेंगे. सो दैट मीन्स 1 लाख में से 12,500 का क्रेडिट मिलेगा और 87,500 का क्रेडिट रिवर्स होगा. ये पहला ऑप्शन हो गया. दूसरा, हमने बेचा, उसकी वैल्यू क्या आई? 1.5 लाख. 1.5 लाख के ऊपर 12% एक्साइज ड्यूटी अप्लाई करेंगे. 1.5 लाख के ऊपर 12% एक्साइज ड्यूटी 18,000. दूसरा कैलकुलेशन 18,000 और 87,500 विच एवर इज हायर. ये कैलकुलेशन होता था पुराना. इसमें एक अमेंडमेंट आया विच इज अगेन अमेंडेड. तो मैं दोनों, पहले फर्स्ट अमेंडमेंट बता रहा हूं एंड देन सेकेंड अमेंडमेंट. फर्स्ट जो अमेंडमेंट आया वो पूरे कैलकुलेशन को डिवाइड कर रहा है. क्या कैलकुलेशन? तो ऐसा बताया गया कि अब तक तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि 1 अप्रैल 2013 को अगर मैंने कैपिटल गुड्स रिसीव किए हैं तो मैं उसी दिन उसके ऊपर 1 लाख का क्रेडिट ले रहा हूं. बट आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स जिस साल में रिसीव होते हैं ना, उस साल में आपको खाली 50% क्रेडिट मिलता है, बाकी का 50% नेक्स्ट ईयर. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 अप्रैल 2013 को अगर मैंने कैपिटल गुड्स रिसीव किए हो ना, तो मुझे उस साल में 50,000 का ही क्रेडिट मिलेगा. बाकी का 50,000 कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे. अब करना मुझे क्या है? मुझे ये करना है कि मुझे 1 लाख की क्रेडिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है. 50,000 द फर्स्ट पोर्शन, 50,000 द सेकेंड पोर्शन. जो फर्स्ट 50,000 पोर्शन है उसका क्रेडिट मैंने कब लिया था? 1 अप्रैल 2013.
और बाकी का 50% पोर्शन है उसका क्रेडिट मुझे कब लिया था? नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे, यानी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे जो भी आपका दिन हो। अब जो पहली 50,000 की क्रेडिट है, जो फर्स्ट 50,000 क्रेडिट, वो आपके पास कब तक रही? तो कि 1 अप्रैल 2013 से लेके टिल द डेट ऑफ सेल। सो उस 50,000 के ऊपर आप 15 क्वार्टर गिनो, अरे 15 महीने गिनो, दैट इज 5 क्वार्टर। और बाकी की जो 50,000 की क्रेडिट है वो आपको कब मिली? तो बाकी की 50,000 क्रेडिट आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे। तो शायद अगर मैं 1 अप्रैल अभी बोल रहा हूं तो 1 अप्रैल 2013 माने नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2014, અને टोटल 15 महीने का पीरियड है जिसमें पूरा 12 महीने का तो एक पीरियड निकल जाएगा, तो बचा ओनली 3 महीना। तो बाकी की 50,000 क्रेडिट मेरे पास खाली 3 महीने के लिए है। ये समझ में आता है? फर्स्ट क्या बोला मैंने? 1 अप्रैल 2013 वॉज माई डेट ऑफ एक्विजिशन। ये दिन मैंने 50% क्रेडिट ले लिया, कितना? 50,000, जो मेरे पास रहा कब तक? तो क्या 1 अप्रैल 2013 से लेकर टिल द डेट ऑफ सेल। अब मैं दूसरे 50,000 की बात कर रहा हूं। वो दूसरे 50,000 मुझे कब मिले? 1 अप्रैल 2013 को तो मैंने 50% लिया, बाकी का 50% कब लिया? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर माने 1 अप्रैल 2014। तो कहना ही है कि आउट ऑफ टोटल 15 मंथ सीधा 12 महीने का पीरियड तो ये निकल गया। अब बचा कितना? 3 मंथ्स। तो बाकी की 50,000 की क्रेडिट तो मेरे पास खाली 3 महीने के लिए ही है, और पहले 50,000 की क्रेडिट मेरे पास कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। तो 50,000 इंटू 12.5% में एलिजिबल हूं, और बाकी के 50,000 इंटू ओनली 2.5% में एलिजिबल हूं। कहां से आया? पहले 50,000 15 महीने 5 क्वार्टर, हर क्वार्टर 2.5%, 12.5% टोटल। दूसरे 50,000 कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स। कितना हुआ? 2.1 ही क्वार्टर, 2.5%। तो पहले 50,000 इंटू 12.5% क्रेडिट अवेलेबल, दूसरे 50,000 इंटू 2.5% क्रेडिट अवेलेबल। ये समझ में आता है? सो 50,000 इंटू 12.15 ये क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 50,000 इंटू 2.5% आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जो बचा वो आपका रिवर्सल। पहले क्या करते थे हम? 1 लाख का ही सीधा 12.5% करते थे, जो अब अप्लाई नहीं होगा। ये समझ में आता है? अच्छा, जो दूसरा कैलकुलेशन था वो क्या था? कितने में बेचा मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्यूटी, वो वहीं का वही है। यहां तक समझ में आता है? अभी एक और चेंज है इसमें। व्हाट इज दैट? नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि वेदर यू सेल कैपिटल गुड्स एज वेस्ट और स्क्रैप, और यू सेल कैपिटल गुड्स आफ्टर पार्शियल यूज, जिसमें कोई फर्क नहीं होता था। दोनों के लिए आप दोनों कैलकुलेशन अप्लाई करते थे। अब क्या बोला? अब ऐसा बोला कि कैपिटल गुड्स अगर आफ्टर पार्शियल यूज हो ना तो कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर कैपिटल गुड्स एज वेस्ट और स्क्रैप हो तो अब 2 कैलकुलेशन में से जो आप वो क्रेडिट टाइम पीरियड वाला कैलकुलेशन करते थे ना, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हटा दो। अब एक ही कैलकुलेशन। कौन सा? तो जितने में बेचा उसके ऊपर जो ड्यूटी अप्लाई होता है। ये समझ में आता है? अब क्या हो रहा है? कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज है या वेस्ट और स्क्रैप है? पहले दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम था, वेदर इट इज रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज और इट इज रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज, तो वही पुराना जो कैलकुलेशन आप करते थे वही का वही आपको करना है। बट अगर आप उसे एज अ वेस्ट और स्क्रैप रिमूव कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपको वो क्रेडिट वाला 2.5% वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना है, वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया निकल गया। अब आप खाली एक ही क्राइटेरिया फॉलो करो, कितने में बेचा मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्यूटी। पूरा का पूरा सम अवेलेबल है आपको लास्ट पेज पे, इफ यू कैन फाइंड आउट, इट इज अवेलेबल ऑन लास्ट पेज। जिसमें अमेंडमेंट है ना, उस अमेंडमेंट के लास्ट पेज पे अवेलेबल है। इट इज पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 अमेंडमेंट के लास्ट पेज पे अवेलेबल है। प्रैक्टिकल ऑफ रूल 35A आपको मिलेगा ऐसा। प्रैक्टिकल ऑफ रूल 35A करके एक प्रैक्टिकल ऐड किया हुआ है, यू कैन फाइंड इट आउट। क्या कहता है देखिए प्लीज, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, हमने सारे ऑप्शंस वर्कआउट कर दिए इस सम के अंदर। देखो, ABC लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स एज परचेज। आई होप यू रिमेंबर, ड्यूटीएबल नहीं होगा तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा।
ABC Limited, a manufacturer of dutiable goods, has purchased a machine for rupees 16,85,400. 16,85,400 is including excise duty. And if 16,85,400 is including excise duty, तो पहले तो वर्क बैक करके उसमें से एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट निकाल देंगे. आप नीचे चेक कर सकते हो, आंसर में सबसे पहले लिखा है टोटल क्रेडिट अवेलेबल 16,85,400 मल्टीप्लाई बाय 12.36 डिवाइड बाय 112.36 1,85,400 इज योर क्रेडिट. ये क्रेडिट डिफाइन हो गया. अच्छा, कौन से दिन लिया है क्रेडिट? डेट दिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स हैज परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 16,85,400 ऑन 10/12/2012. 10/12/2012. आगे क्या बोला है? परचेज भले 10/12/2012 को किया है, बट फैक्ट्री में रिसीव कब हुआ है? 20th Feb. So you have bought a machine on 10th Feb, but it is received in 10th December, but you have received the same in factory on 20th December. और आपको क्रेडिट जिस दिन परचेज करो उस दिन नहीं मिलता, आपको क्रेडिट मिलता है एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड. सो आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी का कैलकुलेशन 10th December से स्टार्ट नहीं होगा. कब से स्टार्ट होगा? 20th December. मान लो कि आगे दिया है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिवर्सल और अमाउंट पेएबल कंसीडरिंग फॉलोइंग ऑप्शंस, जिसमें दो ऑप्शंस दिए हैं. Capital goods sold for rupees 14 lakh on 5/7/2014 after partial use. और दूसरा ऑप्शन क्या है? रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप. हमारे दोनों ऑप्शंस वर्कआउट हो जाएंगे. आफ्टर पार्शियल यूज हो, हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे. आपको याद हो तो पहले खाली रूल 3.5 था, अब उसको मैंने डिवाइड किया. देखो लिखा है रूल 3.5A, जो कब अप्लाई होता है? कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज. और आप नीचे जाएंगे ना तो मिलेगा 3.5AB, जो कब अप्लाई होता है? व्हेन कैपिटल गुड्स आर रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप. अब तक एक ही रूल 3.5A था, अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. क्या बोला है? कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर पार्शियल यूज. अब क्या करेंगे? जिस दिन कैपिटल गुड्स रिसीव किए 50% क्रेडिट मिल गया, सो 1,85,400 को डिवाइड कर देंगे. 92,700 क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन दैट डे. 92,700 इज अवेलेबल. अच्छा, ये तो अभी 92,700 हुआ, बाकी का 92,700 अभी मिलेगा नहीं. नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे. नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे माने 1 अप्रैल 2013. समझ में आ रहा है? बाकी का कब मिलेगा? 1 अप्रैल 2013. अब आप चेक करो कि 20 दिसंबर को 50% क्रेडिट आपने ले लिया है. ये क्रेडिट आपके पास कब तक है? टिल द डेट ऑफ सेल. एंड डेट ऑफ सेल इज हाउ मच? 5/7/2014. सो कैन आई से पहले 92,700 का कैलकुलेशन मुझे करना है फ्रॉम 20th December 2012 टू 5th July 2014. ये समझ में आता है? 20th December 2012 टू 5th July 2014. द टोटल डेज आप काउंट करोगे, टोटल टाइम आप काउंट करोगे, इट रिजल्ट इनटू 7 क्वार्टर्स. एंड इफ इट रिजल्ट इनटू 7 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 2.5%, 7 क्वार्टर का 2.5 इंटू 7, आपका आंसर आएगा 17.5. सो आउट ऑफ 92,700 आपको 17.5% का क्रेडिट मिल जाएगा. बाकी का क्रेडिट आपको करना पड़ेगा रिवर्स. कि नहीं से ये तो फर्स्ट 50% क्रेडिट का हुआ, अभी बाकी 50% क्रेडिट का कैलकुलेशन तो बाकी है. अच्छा, वो क्रेडिट कब मिलेगा? क्या मुझे दिसंबर में मिलेगा? क्या 2012 में मिलेगा? नहीं, बाकी का क्रेडिट मुझे मिलेगा अप्रैल 2013. मैं फर्स्ट डे क्रेडिट ले रहा हूं नेक्स्ट ईयर का. फर्स्ट डे नेक्स्ट ईयर का कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2013. अब कैन आई से कि वो क्रेडिट जो मैंने 1 अप्रैल 2013 को लिया वो मेरे पास कब तक रहेगा? तो कि 1 अप्रैल 2013 से टिल द डेट ऑफ सेल. सो 1 अप्रैल 2013 से 5th July 2014. आप टोटल क्वार्टर्स काउंट करेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू समवेयर अराउंड 6 क्वार्टर्स. 6 क्वार्टर्स, हर क्वार्टर का 2.5% माने 15% क्रेडिट इज अवेलेबल. सो पहले में हमने क्या किया था? 7 क्वार्टर गिने थे. 92,700 इंटू 17.5%. यहां पे क्या कर रहे हैं? 92,700 इंटू 15%. कहना ही से ये टोटल क्रेडिट अवेलेबल है 1,85,400 में से. बाकी जो भी बचा वो मेरा रिवर्सल. ये समझ में आया? ये पूरा पहला कैलकुलेशन हुआ. दूसरा कैलकुलेशन, आप ऊपर सब में फिगर चेक करो. 14 लाख में बेचा है, तो 14 लाख में बेचा है तो कहना ही से 14 लाख के हिसाब से ड्यूटी भरना पड़ेगा. अच्छा, 14 लाख के हिसाब से ड्यूटी भरना है. कौन से रेट से भरेंगे? जब खरीदा था तब एक्साइज का रेट 12% है, बट आप क्वेश्चन में नीचे चेक करो, अजम्पशन लिया है कि एट द टाइम ऑफ सेल द रेट ऑफ एक्साइज इज 20%. तो जो आपका कैलकुलेशन होगा ना एट द टाइम ऑफ सेल, वो 5/7/2014 के रेट से हिसाब से होगा. सो होगा क्या? 14 लाख इंटू 20%. सो 14 लाख इंटू 20% टर्न्स आउट टू बी समवेयर अराउंड जो भी अमाउंट हो, वो अमाउंट या प्रीवियस अमाउंट विच एवर इज हायर.
ये हुआ कब? जब कैपिटल गुड्स रिमूव हो आफ्टर पार्शियल यूज। अब आप ओरिजिनल सम में जाइए, वहीं पे लिखा है कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप। When I say capital goods removed as waste or scrap, you can find out capital goods removed and sold for rupees 1,50,000 on 5/7/2024 as scrap. आपको समझ में आना चाहिए, खरीदा है 2012 में और बेचा है 24 में, 10 साल से ज्यादा यूज किया है। और अगर आप 10 साल का कैलकुलेशन करोगे तो डोंट यू रिमेंबर के 10 साल माने 100% क्रेडिट हो गया। और वो कैलकुलेशन वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। कब? जब कैपिटल गुड्स आर रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप। अभी क्या बोला है? वेस्ट और स्क्रैप है ना, खाली 1.5 लाख के ऊपर एट द टाइम ऑफ रिमूवल जो रेट हो उसके हिसाब से एक्साइज भर दो, मैटर इज ओवर। ये समझ में आएगा? पहले क्या होता था, वेस्ट और स्क्रैप हो ना तो भी हमको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना था, जो अब अप्लाई नहीं होगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन द अमेंडमेंट पार्ट। श्योर है ना एवरीवन? हाँ जी, आगे जाएंगे। पर्सन्स एलिजिबल फॉर एडवांस रूलिंग, 14th नंबर का पॉइंट है, पर्सन्स एलिजिबल फॉर एडवांस रूलिंग। ये जो पर्सन एलिजिबल फॉर एडवांस रूलिंग है ना, इसके अंदर एक छोटा सा माइनर चेंज है। इफ यू रिमेंबर, एडवांस रूलिंग का मेन बेनिफिट एनआरआई को मिलता था। उसमें हमने एक सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ लीज डिस्कस किया हुआ है कि नॉन रेसिडेंट एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अनदर नॉन रेसिडेंट। फिर एक ऐसा था कि नॉन रेसिडेंट एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ रेसिडेंट और वाइज वर्सा। फिर ऐसा था कि हुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस समवेयर इन इंडिया। फिर था एनी अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस नोटिफाइड कैटेगरी में आते थे 3 अलग अलग लोग। नंबर 1 होता था ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। नंबर 2 होता था एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट इंपोर्ट। और नंबर 3 होता था ऑल द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इंक्लूडिंग देयर सब्सिडरीज, जिन्हें डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी दे से इट, डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज दे कॉल इट। अब जो तीसरी कैटेगरी का पर्सन था ना, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जिनके रिलेटेड 2012 में भी एक अमेंडमेंट आया था और 2013 में भी एक अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट दोनों में सेम है, खाली फर्क इतना है कि 2012 का अमेंडमेंट कस्टम के लिए था, 2013 का अमेंडमेंट एक्साइज के लिए है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 2012, all the public limited companies are eligible to apply to advance ruling authorities, but only in respect of matter of customs. I'm saying with effect from Finance Act 2012, all the public limited companies are eligible to apply to advance ruling authorities, but only in relation to a matter of customs. Excise के लिए वो eligible. Now this amendment also allow them to apply to advance ruling authority for any matter of even excise. So same चीज जो 2012 में कस्टम में आया था वो आज एक्साइज में आया है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब चाहे एक्साइज का मैटर हो कि कस्टम का मैटर हो, आप एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन आई से नेक्स्ट, इट इज वेयरहाउसिंग। नाउ बेसिकली दिस वेयरहाउसिंग इज नथिंग बट टू कवर द ड्यूटी फ्री शॉप्स। इफ यू रिमेंबर, एयरपोर्ट पे आप देखते हो ड्यूटी फ्री शॉप्स। जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है उनको कवर करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। सी, आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए जो समवेयर यूएस में बनता है, यूएस में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो प्रोडक्ट मुझे, अगर मैं यूएस घूमने जाऊं तो आई कैन बाय इट फ्रॉम यूएस, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। बट लेट्स से हम लोग यूरोप घूमने गए हैं और इस यूरोप में वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जो एक्चुअल मैन्युफैक्चर हुआ है यूएस में, सॉरी यूएस में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो कहना इसे यूएस वाले ये प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे टू मे बी यूरोप, जहां पे यूरोप में पहले ये गुड्स इंपोर्ट हुए और उस इंपोर्ट पे यूरोपियन गवर्नमेंट ने लगाया होगा इंपोर्ट ड्यूटी। अब वो प्रोडक्ट वहां पे इंपोर्ट हुआ, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भर दिया, हमने वो प्रोडक्ट परचेस किया, वो प्रोडक्ट हम लेके आए इंडिया में। कहना इसे अब अगेन इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटी लगाएगा। अच्छा, एज अ गुड्स लेके आए तो इंपोर्ट ड्यूटी, एज अ लगेज लेके आए तो बैगेज ड्यूटी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। कहना से कि एक ही चीज जो एक्चुअली यूएस से इंडिया आना चाहिए था वो यूएस से यूरोप होके इंडिया आ रहा है, तो पहले यूरोपियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा और अब इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। कहना से इट इज डबल इंपोर्ट ड्यूटी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो प्रोडक्ट कभी भी यूरोप में यूज ही नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगाया एंड देन अगेन आई एम क्लेमिंग दैट इंपोर्ट, आई एम पेइंग दैट इंपोर्ट ड्यूटी, सो दैट इज डबल इंपोर्ट ड्यूटी।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर कंट्री में अपने खुद के ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं जो एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूएस से ये प्रोडक्ट यूरोप जाएगा, यूरोप के ड्यूटी फ्री शॉप्स में अवेलेबल है, जो कभी यूरोप में होम कंजम्पशन हुआ ही नहीं। और आपको याद होना चाहिए कि होम कंजम्पशन जब तक ना हो तब तक इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई। अब कैन आई से कि नॉर्मली आपको याद होगा तो कस्टम में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो गुड्स इंपोर्ट हो ना उसे हम वेयर हाउस में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी स्टोर कर सकते हैं। बट क्या ड्यूटी फ्री शॉप्स वेयर हाउस है? That is where there is amendment which says कि now duty free shops also falls under the category of warehouse. But point ये नहीं है, ये तो कस्टम का अमेंडमेंट है, क्यों एक्साइज में है? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट कुछ ऐसा है कि यूरोप में वो प्रोडक्ट आए और वो लोग वेयर हाउस में ट्रांसफर करें तो वो उनके लिए ड्यूटी फ्री शॉप हुआ, उसको इंडिया से क्या लेना देना। बट लेट्स पुट इट दिस वे कि इंडिया में कोई बंदा ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जो प्रोडक्ट वो लोकल मार्केट में भी बेच सकता है या वो प्रोडक्ट वो आउटसाइड इंडिया भी बेच सकता है। अगर वो लोकल मार्केट में बेचे तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल एक्साइज भरना है। अगर वो आउटसाइड इंडिया बेचे तो एक्सपोर्ट कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, जहां पे एक्साइज ड्यूटी का कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं होता है, सब्जेक्ट टू एट द टाइम ऑफ रिमूवल बॉन्ड साइन कर दे। बट मान लो कि वो ये प्रोडक्ट इंडिया के ड्यूटी फ्री शॉप में बेच रहा है, कि नहीं से अगर इंडिया के ड्यूटी फ्री शॉप में बेच रहा है तो 99% चांसेस आर देयर अ फॉरेनर माइट बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम अ ड्यूटी फ्री शॉप एंड देन ही विल टेक द गुड्स आउटसाइड इंडिया। तो कैन आई से कि भले मैंने डायरेक्ट गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किया बट अल्टीमेटली ये गुड्स तो इंडिया के। बट कैन आई से कि अगर गुड्स इंडिया में बाहर गए तो वो तो बाद में बाहर गए, मैंने तो ये गुड्स खाली इंडिया में लोकल मार्केट में ही सप्लाई किया था। इन ईच रिमूवल इन लोकल मार्केट इज लायबल फॉर। तो कैन आई से कि अगर इसे विदाउट एक्साइज करना है तो ड्यूटी फ्री शॉप को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ही तो ड्यूटी फ्री शॉप में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी गुड सप्लाई हो सकते हैं। बाकी तो ये नॉर्मल रिमूवल एंड ईच रिमूवल रिक्वायर पेमेंट ऑफ। दैट्स वेयर दिस प्रोविजन कम्स इन, दैट्स वेयर दिस प्रोविजन कम्स इन कि आप इंडिया से इंडिया के ड्यूटी फ्री शॉप में अगर गुड सप्लाई कर रहे हो तो दैट सप्लाई इज एलिजिबल फॉर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ट्रांसफर। ये एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है। क्यों एक्सपोर्ट नहीं है? बिकॉज एक्सपोर्ट मीन्स तो गुड्स शुड गो आउटसाइड इंडिया। अच्छा, ये लोकल मार्केट भी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये गुड्स इंडिया के बाहर जाने वाले। तो देन देयर इज एन अमेंडमेंट रिक्वायर विच इज दिस अमेंडमेंट विच सेज कि आप इंडिया के ड्यूटी फ्री शॉप में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी सप्लाई कर सकते हो। भाई ये समझ में आता है एवरीवन? ओके भाई, आई एक्सपेक्ट सोहेल प्लीज बिट कोऑपरेशन। पर्सन्स इसी के रिलेटेड है, तो 15 10 16 बोथ आर इन रिलेशन टू सेम थिंग के वेयर हाउस में ही वो फॉल होंगे। और देखो एक पॉइंट बता देता हूं, ये जो 16 है ना वो एक एडिशनल पॉइंट है। क्यों है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि 15th में हमने ये तो डिस्कस कर दिया कि हम वेयर हाउस हम ड्यूटी फ्री शॉप में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों बताया? तो कि एक्चुअली वेयर हाउस की डेफिनेशन थोड़ी अमेंड हो गई है, जहां पे बोला गया है कि अगर आप गुड्स वेयर हाउस में ट्रांसफर करो तो दैट ट्रांसफर विल नॉट ओनली इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू एक्चुअल वेयर हाउस बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ड्यूटी फ्री शॉप्स। वापस मैं बोल रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं गुड्स इंडिया के एक्चुअल वेयर हाउस में ट्रांसफर करूं तो वो ड्यूटी फ्री होता ही है, बट इस वेयर हाउस की डेफिनेशन को अमेंड किया है। क्या बोला है कि अगर हम गुड्स एक्चुअल वेयर हाउस में ट्रांसफर करें तो भी विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो सकता है। अगर हम ड्यूटी फ्री शॉप में ट्रांसफर करें तो ये ड्यूटी फ्री शॉप को वेयर हाउस की डेफिनेशन में काउंट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ड्यूटी फ्री शॉप में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी गुड सप्लाई कर सकते हैं। पर तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? आपको याद हो ना, तो एक्साइज में एक ऐसा प्रोविजन है कि आप वेयर हाउस में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ट्रांसफर कर सकते हो ओनली इफ दैट वेयर हाउस इज रजिस्टर्ड विद एक्साइज डिपार्टमेंट। तो क्या ये ड्यूटी फ्री शॉप को रजिस्टर करवाने का विद एक्साइज डिपार्टमेंट? दैट्स वेयर दिस सेकेंड अमेंडमेंट कम्स इन which says कि ड्यूटी फ्री शॉप्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट। आपको याद है एक्साइज में एक नेगेटिव लिस्ट है जहां पे किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत। दैट्स वेयर दिस ड्यूटी फ्री शॉप इज एडेड। यू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन एवरीवन? नेक्स्ट हम जा रहे हैं 7th।
17th is actually a matter of tribunal, custom excise service tax appellate tribunal. कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है. फॉर्म्स है ना, एक्साइज का फॉर्म अलग था, कस्टम का फॉर्म अलग था, सर्विस टैक्स में हर एक्ट में आप जब ट्रिब्यूनल को अप्लाई करो तो अलग अलग फॉर्म भरने होते थे. આ બધા ફોર્મને ભેગા કરીને એક ફોર્મ બનાવ્યું છે EA5 ने, दैट्स फॉर्म. यही अमेंडमेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, फॉर्म नंबर्स चेंज हुए हैं. सो इट्स नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट. एक बार रीड कर लेंगे, आ जाएगा, बहुत ईजी है. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28AAA, ये जो है ना वो कस्टम का अमेंडमेंट है जो एक्साइज में भी कोरिलेट करवाया गया है. सेक्शन 28AAA जो कस्टम का अमेंडमेंट है वो किसके रिलेटेड है? Practically speaking, in custom there are number of schemes in relation to foreign trade policies जिसमें आपको लाइसेंस मिलते हैं when the export is made by SAC. In each batch we have done certain foreign trade policy schemes जिसमें हमने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम किया है, हमने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम किया है, हमने ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम किया है, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑन कैपिटल गुड्स स्कीम किया है. देयर आर डिफरेंट स्कीम्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज. इन हर स्कीम में एक्सपोर्ट के सामने असेसी को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. वो इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो उन्हें लाइसेंस मिलता है, उन्हें क्रेडिट मिलता है, उन्हें स्क्रिप्ट मिलते हैं जो वो सब्सिक्वेंट इंपोर्ट के टाइम पे यूज कर सकते हैं. फॉर ईच एक्सपोर्ट असेसी को एक्सपोर्ट के सामने लाइसेंस मिलते हैं, क्रेडिट मिलता है, स्क्रिप्ट मिलते हैं जो वो सब्सिक्वेंट इंपोर्ट के सामने यूज कर सकते हैं. इसके रिलेटेड 2012 में एक अमेंडमेंट आया था कि अगर कोई बंदा गलत तरीके से लाइसेंस ऑब्टेन करे. कैसे गलत तरीके से लाइसेंस ऑब्टेन होगा? बाय शोइंग फॉल्स एक्सपोर्ट. ही माइट नॉट हैव एक्चुअली एक्सपोर्टेड गुड्स बट ही इज शोइंग ऑन पेपर एक्सपोर्ट. अगर वो गलत तरीके से एक्सपोर्ट दिखा रहा है और उस एक्सपोर्ट के सामने अगर वो लाइसेंस जनरेट कर रहा है, ड्यूटी के सामने वो एक्सपोर्ट के सामने वो क्रेडिट ले रहा है, स्क्रिप्ट ले रहा है, तो ये जो भी लाइसेंस, जो भी क्रेडिट, जो भी स्क्रिप्ट उसने ऑब्टेन किए है बाय शोइंग फॉल्स एक्सपोर्ट, ये गलत हो जाएंगे. अब अगर वो बंदा खुद ये लाइसेंस यूज करता है तो भी डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा, और अगर ये लाइसेंस किसी और को बेच देता है तो भी डिपार्टमेंट रिकवरी करता है. ऐसा कस्टम में लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था, जिस अमेंडमेंट को अब एक्साइज के प्रोविजंस में भी वो लेके आए हैं. मीनिंग देयर बाय, जैसे वो गलत एक्सपोर्ट दिखाता है तो वो गलत एक्सपोर्ट के सामने वो लाइसेंस लेता है जो वो कस्टम में यूज करता है. तो कहना ही से कि वो गलत एक्सपोर्ट दिखाता है तो शायद एक्साइज में भी कोई ना कोई इंसेंटिव वो क्लेम करता होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे कस्टम के तो इंसेंटिव्स है ही, साथ में एक्साइज के भी इंसेंटिव्स है. तो अगर कस्टम में वो इंसेंटिव्स है जिसका डिपार्टमेंट कस्टम में रिकवरी करता है, तो एक्साइज में भी तो वो इंसेंटिव का रिकवरी. सो दैट्स वेयर द सिमिलर प्रोविजन हैज बीन ब्रॉट. सो जो कस्टम का रिकवरी है अंडर सेक्शन 28AAA, सिमिलर रिकवरी कैन बी डन बाय एक्साइज डिपार्टमेंट अंडर दिस प्रोविजन. सो दिस इज वेयर द अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अगेन इन रिलेशन टू द अपील पार्ट. अपील माने आपको पता ही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने मैटर जाता है तो जब ऑर्डर आएगा या तो वो आपकी फेवर में आएगा या तो वो आपके अगेंस्ट में आएगा. फेवर में आया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यू हैव वन द मैटर, इट इज ओवर नाउ, एक्सेप्ट जब डिपार्टमेंट अपील करने जाए तब. बट अगर वो मैटर आपके अगेंस्ट में डिसाइड हुआ है तो दैट मीन्स अब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ड्यूटी रिकवरी करने आएगा. बट वो ड्यूटी रिकवरी कब होगा उसके रिलेटेड प्रोविजन है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट बाय विच द रिकवरी कैन बी इनिशिएटेड. प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक मैटर है जिसके सामने मुझे एडजुडिकेशन के लिए चैलेंज किया जा रहा है, जो मैटर मैं हार जाता हूं इन एडजुडिकेशन, द ऑर्डर इज अगेंस्ट मी, तो कहना इसे कि जब भी असेसी एडजुडिकेशन हारता है तो असेसी के पास भी मौका रहता है कि ही कैन गो इन अपील. तो डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट रिकवरी कब स्टार्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि असेसी आगे अपील में जाता है या नहीं जाता है. अगर मैं मान लूं कि असेसी अपील में जाता ही नहीं है, असेसी के पास नॉर्मल टाइम लिमिट है 60 डेज. 60 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. जिस दिन एडजुडिकेटिंग का अथॉरिटी का ऑर्डर आया वहां से 60 डेज में असेसी को अपील में जाना है तो वो जा सकता है. तो तब तक तो डिपार्टमेंट कोई रिकवरी करेगा ही नहीं. लेट द 60 डेज गेट्स ओवर. अब अगर असेसी अपील में बिल्कुल जाता ही नहीं है तो जिस दिन 60 डेज कंप्लीट हो दे विल स्टार्ट रिकवरी. अगर असेसी अपील में जाता है
तो इन दैट सिचुएशन तो अब रिकवरी क्यों करना है? अपील इज एक्सेप्टेड, लेट द मैटर बी डिसाइडेड बाय अपेलेट अथॉरिटी। अगर असेसी जीतता है तो नो रिकवरी, अगर असेसी हारता है तो बाद में रिकवरी होगा। ये समझ में आता है? दो ऑप्शन है, या तो असेसी अपील में जाता है या असेसी अपील में नहीं जाता है। अगर असेसी अपील में गया ही नहीं तो जिस दिन लास्ट दिन कौन सा है? 60 डेज है। 60 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 60 डेज है, उसमें जाता है तो ठीक है, नहीं गया तो मैटर इज ओवर। तो जिस दिन 60 डेज कंप्लीट हो वहां से डिपार्टमेंट रिकवरी करना स्टार्ट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि असेसी अपील में जाता है और अपील जब उसने किया तो एपेलेट अथॉरिटी उस अपील को एक्सेप्ट भी करता है, और अगर एपेलेट अथॉरिटी उस अपील को एक्सेप्ट करता है तो अब तो मैटर अपील में है, लेट द एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड कि रिकवरी होगा या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि असेसी ने अपील किया, असेसी ने अपील के लिए अप्लाई किया, जब असेसी ने अपील के लिए अप्लाई किया तो एपेलेट अथॉरिटी स्टे ग्रांट कर रहा है, स्टे ग्रांट कर रहा है कि अब यहां पे कोई रिकवरी होगा या नहीं होगा। अगर स्टे ग्रांट कर रहा है या स्टे ग्रांट नहीं कर रहा है, अगर वो स्टे ग्रांट करता है, अगर वो स्टे ग्रांट करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जिस दिन स्टे ग्रांट किया है तो अब मैटर एपेलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, लेट द एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड असेसी सही है या असेसी गलत है। अगर असेसी सही है तो दैट देयर वुड बी एनी रिकवरी, अगर असेसी गलत है तो देयर विल बी 100% रिकवरी। तो वो कब डिसाइड होगा? आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। और अगर असेसी अपील करता है और स्टे के लिए अप्लाई करता है बट स्टे ग्रांट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में तो कोई स्टे नहीं हुआ है, तो जिस दिन वो स्टे का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है सिमिलर बेसिस पे रिकवरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो देयर आर ऑप्शंस व्हिच सेज कि आप अपील में जाते हो, आप अपील में नहीं जाते हो, आप अपील में जाते हो साथ में स्टे के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टे एक्सेप्ट हुआ, स्टे रिजेक्ट हुआ। दिस आर द 4 पॉसिबल ऑप्शंस। देन फर्दर जा रहे हैं आगे। अभी ये रूल्स के सारे अमेंडमेंट्स है जो वी हैव कंप्लीटेड। हम लोग अब जा रहे हैं एक्साइज के सेक्शंस के अमेंडमेंट, विच इज योर फर्स्ट पार्ट। पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं जितने भी अमेंडमेंट्स करवा रहा हूँ ना, 90% अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो देयर इन कस्टम। मैं खाली आपको रेफरेंस देता जा रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, अरेस्ट करना, अरेस्ट नहीं करना, एक्साइज में भी हुआ है, कस्टम में भी हुआ है। तो मैं हर प्रोविजन का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। The first provision that we are starting is cognizable and non-bailable. Now, before we discuss this, a 4 term पहला discuss कर लीजिए. What is cognizable, what is non-cognizable, what is bailable and what is non-bailable. Because ये सब में हमें discuss करना है कि कौन सा offense cognizable है और कौन सा offense non-cognizable है. तो ये 4 term है जो लिखे हुए ही है. It is cognizable. What do we mean by cognizable? એવું કહેવાય कि any offense for which a person can be arrested without warrant. Any offense for which a person can be arrested without warrant is referred as a cognizable offense. पहले prior to this amendment, अगर मैं normal sense में बात करूं ना तो offense 2 टाइप के होते हैं, civil and criminal. जो criminal offense होते हैं ना, murder and all this, they are cognizable. Person can be arrested without warrant. And then there is other category which is civil offense. ये ड्यूटी भरे ना भरे, ज्यादा भरे कम भरे, ये सारे सिविल ऑफेंसेस है। ये सिविल ऑफेंसेस है, उसमें ऐसा बोला जाता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। जो मैं वापस बता रहा हूं, क्रिमिनल एंड सिविल। जो क्रिमिनल होते हैं ना वो कॉग्निजेबल होते हैं। क्रिमिनल बिकॉज दे आर सीवियर। कोई बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो देन देयर आर चांसेस उसे अरेस्ट करो, ही माइट डू इट अदर, सेकेंड करेगा, आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे, वी शुड बी अरेस्टेड। सो दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। बट देन देयर इज अदर कैटेगरी विच इज नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल कौन से है? क्रिमिनल है। नॉन कॉग्निजेबल कौन से है? सिविल। हाउएवर यहां पे थोड़ा अमेंड किया है और क्या बोला है कि जो एक्साइज के वायोलेशन है, जो कस्टम के वायोलेशन है, नॉर्मली वो सारे रेवेन्यू के वायोलेशन है, वो सारे सिविल वायोलेशन है, स्टिल they are considered as cognizable subject to few terms. Subject to few terms. Normally excise custom के सारे violations civil में fall होते हैं, जिसे non cognizable कहा जाता है. But by virtue of this year, by virtue of this budget, this amendment,
इसमें भी एक कैटेगरी बनाई गई जहां पे उसे कॉग्निजेबल कैटेगरी में रख दिया है रादर देन पुटिंग इट अंडर नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? दो ही ऐसे सिलेक्टेड ही ऐसे ऑफेंसेस है। देखो क्या लिखा है। फर्स्ट वन, इट इज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस रिलेटिंग टू एक्साइजेबल गुड्स shall be referred as cognizable offense provided duty leviable on such goods exceeds rupees 50 lakh. Now जो आप पूछे ना, एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी इवेजन 50 लाख से ज्यादा नहीं, ड्यूटी लेविएबल है। बट जब यही प्रोविजन कस्टम में डिस्कस करेंगे ना, ત્યાં वर्ड છે ड्यूटी इवेजन अबव 50 लाख। सो कीप दैट इन माइंड। एक जगह पे ड्यूटी लेविएबल गुड्स के ऊपर डिस्कस हुआ है और एक जगह पे ड्यूटी इवेजन डिस्कस हुआ है। अच्छा, कोई भी वायोलेशन कैटेगरी है दो वायोलेशंस की। पहला क्या है? इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी पेमेंट का आपने इवेजन किया है, कितने का इवेजन किया है नहीं पूछा है, एक्साइज ड्यूटी इवेजन किया है। अब चेक कर लो गुड्स की वैल्यू क्या है, 50 लाख से ज्यादा है या 50 लाख, ड्यूटी लेविएबल ऑन गुड्स क्या है, 50 लाख से ज्यादा है या 50 लाख से कम है। तुमने इवेजन कितना किया वो नहीं बोला है। ड्यूटी लेविएबल ऑन गुड्स, if duty leviable on excisable goods is above 50 lakh, तो आप इवेजन करोगे, अभी कितना भी इवेजन किया, it becomes a cognizable offense. Similar way, duty leviable on excisable goods above 50 lakh, अब तुम उन गुड्स के रिलेटेड गलत क्रेडिट लेते हो या एक्सेस क्रेडिट लेते हो तो दैट विल फॉल अंडर द सेकेंड कैटेगरी। कितना गलत क्रेडिट लिया, कितना एक्सेस क्रेडिट लिया वो नहीं बोला है। बोला क्या है? ड्यूटी लेविएबल ऑन एक्साइजेबल गुड्स 50 लाख से ज्यादा। फिर तुमने उसके रिलेटेड इवेजन किया, इवेजन 5 लाख का किया कि 50 लाख का किया, दैट इज नॉट सेफ। इट हैज बीन जस्ट से ड्यूटी लेविएबल ऑन एक्साइजेबल गुड्स शुड बी अबव 50 लाख। अगर आप इन दोनों में से कहीं पे भी फॉल हो रहे हो तो दिस टू ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। अ पर्सन कैन बी स्ट्रेट अवे अरेस्टेड विदाउट वारंट। अच्छा, इसके अलावा कोई और जगह पे आए तो इट इज नॉन कॉग्निजेबल, विदाउट वारंट अरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। मैंने पूरा लिस्ट लिख के दिया ही है कि कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है। इट इज एंटायरली अवेलेबल विथ यू, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है। आप लिस्ट देखोगे तो उसके नीचे लिखा हुआ ही है, ये सारी सिचुएशंस ऐसी है जिसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा। आप फर्स्ट पॉइंट ही चेक कर सकते हैं, इट सेज अबव 2 ऑफेंसेस बट वेयर ड्यूटी लेविएबल ऑन एक्साइजेबल गुड्स इज लेस देन 50 lakhs। फिर क्या लिखा है? तो क्या कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू ट्रांजिट ऑफ गुड्स। फिर क्या लिखा है? कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन। फिर टोबैको के रिलेटेड देयर इज सम सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस। पूरा लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। सो ये सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे, बट जो ऊपर वाले 2 ऑफेंसेस है जहां पे ड्यूटी लेविएबल ऑन एक्साइजेबल गुड्स 50 लाख से ज्यादा है, वो दोनों हो जाएंगे कॉग्निजेबल। अब ये हुआ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, साथ में है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। अब એવું કહેવાય कि नॉर्मली जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो बेलेबल होते हैं। अब जैसे हमने कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का डेफिनेशन डिस्कस किया, वैसे ही नीचे दिया है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल का डेफिनेशन। व्हाट डू वी मीन बाय बेलेबल ऑफेंसेस? जिसमें बेल होना बहुत ईजी है। It is the police officer or it is the court who can very easily grant the bail. But then there is non-bailable offense category also. ये non-bailable offense category में ऐसा नहीं होता कि bail नहीं मिल सकता, but not that easy. Please read the word. Non-bailable इंडिया में कोई offense ही नहीं, એટલે कंप्लीट नॉन बेलेबल तो कोई ऑफेंस नहीं है। यू रीड द डेफिनेशन ऑफ नॉन बेलेबल, व्हाट दे हैव सेड, एन ऑफेंस वेयर अक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट कोर्ट विल नॉट ऑर्डर हिम टू बी रिलीज्ड ऑन अ सूटेबल बेल। सो जो बेलेबल ऑफेंस है ना, इट इज यू आर ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू गेट बेल। जो नॉन बेलेबल है उसमें ऑटोमेटिक बेल के लिए तुम एंटाइटल नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बेल ही नहीं मिल सकता। इन ऑल द प्रोविजंस, क्या है प्रोविजन ज नहीं આપણે ત્યાં કે नॉन बेलेबल कंप्लीट हो, चाहे तुम कोई भी एक्ट का वायोलेशन करो, इट इज ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इट इज 100% नॉन बेलेबल। चाहे टाडा हो कि मूका हो, एम बेल મળે છે जो सबसे सीवियर है। सो ऐसा तो कहीं पे लिखा ही नहीं है कि इंडिया में 100% नॉन बेलेबल है। भाई ये समझ में आता है आपको? नाउ द ऑफेंस विच इज कॉग्निजेबल इज बाय डिफॉल्ट नॉन बेलेबल।
and the offense which is non-cognizable is by default billable. So same thing is over here. Now ये जो एक्साइज में लिखा है a similar point is there in custom. अगर आप एक बार सीधा कस्टम के अमेंडमेंट में आ जाए, वहां पे सिमिलर चेंज है. आपको 9th नंबर का प्रोविजन मिलेगा. ये 9th नंबर का प्रोविजन पेज नंबर 8 पे अवेलेबल है, द नॉन बेलेबल ऑफेंस कैटेगरी. व्हेन आई से नॉन बेलेबल ऑफेंस कैटेगरी, यहां पे भी कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं जो नॉन बेलेबल कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं. यहां पे भी कुछ ऑफेंसेस लिस्ट किए गए हैं जहां पे नॉन बेलेबल कैटेगरी है. नाउ प्लीज कंपेयर दिस. मैंने आपको वहां पे बताया था ड्यूटी लेविएबल ऑन गुड्स 50 लाख, અને અહીંયા આગળ લખ્યું છે ઇવેઝન ઓર અટેમ્પ્ટેડ ઇવેઝન ઓફ ડ્યુટી એક્સીડિંગ 50 lakhs. सो वहां पे टोटल ड्यूटी लेविएबल, इवेजन कितना है वो नहीं बोला था, यहां पे इवेजन ही 50 लाख का बोला है. हियर द इवेजन इटसेल्फ इज रिफर्ड टू 50 लाख. वहां पे इवेजन कितना था वो नहीं बोला था, वहां पे ड्यूटी लेविएबल 50 लाख बोला गया था. सो दिस इज अ डिफरेंस. अब आपको नॉन बेलेबल समझ में आता है. सो दिस इज सेम कैटेगरी विच वी आर सपोज टू डिस्कस. नाउ again we'll go back to excise portion. एक और पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, ऑफेंस एंड पेनल्टी कैटेगरी, जिसके अंदर इफ यू रिमेंबर एक हमारे वहां पे जब भी कोई बंदा अरेस्ट होता है तो अरेस्ट में इम्प्रिजनमेंट के 2 टर्म्स थे. या तो इम्प्रिजनमेंट कैन एक्सटेंड अप टू 7 years विथ फाइन, और imprisonment can extend up to 3 years or fine or both. जो पुराना लिमिट था वो ये था. आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एक्ट 2011. जब तक लिमिट ये था कि अगर जो ड्यूटी वायोलेशन है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है ना, तो imprisonment can extend up to 7 years with fine, और अगर अदरवाइज में हो तो extend up to 3 years और फाइन और बोथ. ये फाइनेंस एक्ट 2011 तक की बात है जहां पे 1 लाख की लिमिट थी. फाइनेंस एक्ट 2012 ने ये 1 लाख को 30 लाख किया, और फाइनेंस एक्ट 13 ने ये 30 लाख को 50 लाख किया. सो अब इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years इज पॉसिबल ओनली इफ द ड्यूटी एक्सीड्स 50 लाख. जो 2 साल पहले 1 लाख था, फिर 30 हुआ और आज 50 पहुंच गया. आगे रिकवरी प्रोसीडिंग्स. अब रिकवरी प्रोसीडिंग्स में 2 चेंज है. ये रिकवरी माने कौन सा? असेसी ड्यू डेट पे पैसा नहीं भरता है, डिपार्टमेंट ने रिकवरी के लिए शो कॉज नोटिस सर्व किया. इस शो कॉज नोटिस के सामने भी असेसी पैसा नहीं भरता है, तो अब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से रिकवरी स्टार्ट करेगा. जिस रिकवरी में 2 चेंजेस है. जो फर्स्ट चेंज है वो खाली एक्साइज का है. जो सेकेंड चेंज है वो एक्साइज एज वेल एज कस्टम दोनों में आया है. आपको सिमिलर अमेंडमेंट कस्टम में मिल जाएगा. फर्स्ट चेंज है वो खाली एक्साइज का है, सेकेंड चेंज है वो एक्साइज एज वेल एज कस्टम दोनों में आया है. क्या है फर्स्ट चेंज? अब तक ऐसा लिखा गया था कि अगर एसएससी ड्यूटी नहीं भरता है तो सीबीईसी का ऑथोराइज पर्सन, सी द वर्ड इज मेंशन, क्या लिखा है? सीबीईसी का ऑथोराइज पर्सन. अर्लियर ओनली एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय सीबीईसी वाज ऑथोराइज्ड टू रिकवर द एक्साइज ड्यूटी. However, with effect from 10th of May 2013, the officer empowered by CBEC may also require the following categories of officer to recover excise duty, जिसमें 2 कैटेगरी के ऑफिसर ऐड कर दिए गए. अब तक खाली ऐसा ही था कि ऑफिसर एम्पावर्ड, आई मीन सीबीईसी का ऑथोराइज ऑफिसर. अब क्या बोला है? सीबीसी का ऑथोराइज ऑफिसर तो है ही, बट उसमें 2 कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया है. पहला कैटेगरी सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, दूसरा कैटेगरी एनी पर्सन एज एन डिपार्टमेंट ऑफिसर हु कैन रिकवर द ड्यूज एज पर सेक्शन 142 ऑफ कस्टम्स एक्ट. इन शॉर्ट कस्टम्स ऑफिसर, या तो एक्साइज ऑफिसर या तो कस्टम्स ऑफिसर. जो पुराना वर्डिंग था सीबीसी ऑथोराइज ऑफिसर, वो वर्डिंग आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो गया है, बट उसमें 2 कैटेगरी को बाइफरगेट कर दिया है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर एंड customs officer. And the second one is garnishee proceedings. When I say garnishee proceedings, तो ये अमेंडमेंट एक्साइज में भी है, कस्टम में भी है. अच्छा, सर्विस टैक्स में नहीं, ये बहुत पहले से था. इट इज इंट्रोड्यूस इन एक्साइज एंड कस्टम्स विद दिस ईयर. सर्विस टैक्स में ये बहुत पहले से था. व्हाट इज गार्निशी प्रोसीडिंग? लेट्स अंडरस्टैंड कि
हम लोग ड्यू डेट पे कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग ड्यूटी ऑन ड्यू डेट। अगर हम ड्यू डेट पे ड्यूटी नहीं भर रहे हैं तो डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा। ये रिकवरी में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक आधा स्टेप ऐड कर दिया है गार्निशी प्रोसीडिंग के नाम से। वो क्या स्टेप है? लेट्स से मान लो कि मैंने ड्यूटी में डिफॉल्ट किया है, अब डिपार्टमेंट मेरे पास अपनी रिकवरी स्टार्ट कर रहा है। डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिला कि देयर इज सम थर्ड पार्टी हु इज लाइकली टू मेक पेमेंट टू मी। तो इन दैट सिचुएशन डिपार्टमेंट विल स्ट्रेट अवे इश्यू नोटिस टू दैट थर्ड पार्टी। Department will straight away issue notice to that third party. Rather than making remittance to me, that third party should make direct remittance to department. अगर ऐसी नोटिस रिसीव होती है किसी थर्ड पार्टी को, तो अब कुछ भी हो जाए वो थर्ड पार्टी को पूरा का पूरा पेमेंट करना है डिपार्टमेंट को। इवन ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस वो थर्ड पार्टी अगर मुझे पेमेंट करे तो अब वो थर्ड पार्टी डिफॉल्टर है, अब उसके पास रिकवरी होगा। दिस इज नोन एज गार्निशी प्रोसीडिंग्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोसीडिंग सर्विस टैक्स में बहुत पहले से है, बट इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन एक्साइज एंड कस्टम्स बाय दिस ईयर। क्या बोला है? मैं ड्यूटी डिफॉल्ट कर रहा हूं। अगर ड्यूटी डिफॉल्ट कर रहा हूं तो डिपार्टमेंट अपना रिकवरी करेगा। ये रिकवरी के लिए अलग अलग स्टेप्स है, जिसमें एक और स्टेप ऐड कर दिया गया है। वो स्टेप क्या है? इफ डिपार्टमेंट ऑफिसर कम्स टू नो फ्रॉम समवेयर, कहां से पता चलेगा? डायरेक्टली फ्रॉम माई बैलेंस शीट देयर विल बी अ नेम ऑफ अ डेटर, that debtor is likely to make a payment to me. So in that situation, a direct notice can be served to that debtor that do not make payment to me but directly make payment to department. क्यों? तो कि भाई वो मुझे पेमेंट करेगा जो मुझे डिपार्टमेंट को देना है। तो rather than doing it that way, that person should directly make payment to department. On receipt of such notice, अच्छा देखो, नोटिस मिले उसके पहले वो मुझे पेमेंट कर दे तो कोई डिफॉल्ट। But once notice is received and if that party makes payment to me, then in that situation that party will be referred as defaulter. जिस proceeding को हम कहते हैं garnishi proceedings. I hope you understand this much. Next is what? Next is in section 11A. ये एक small change है. See, normally show cause notice serve होता है। जैसे ही शो कॉज नोटिस सर्व होता है हम कहते हैं कि एडजुडिकेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही एडजुडिकेशन स्टार्ट हो जाए, इस एडजुडिकेशन के बीच में जो भी ड्यूटी फाइनलाइज हो उसको अलग से कन्वे किया जाता है, जिसके लिए वापस वो नोटिस के फॉर्म में एक नोटिस सर्व करते हैं। दे सर्व अ नोटिस अगेन। बट अब क्या बोला है कि एक बार नोटिस सर्व हो जाए एंड प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर वापस जो फाइनलाइजेशन हो ना, उसको अलग से नोटिस के फॉर्म में सर्व करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सेंड अ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नोटिस, और उस स्टेटमेंट को हम नोटिस ही मान लेंगे। अब तक क्या होता था? अब तक ऐसा होता था कि इनिशियली डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करता था, एडजुडिकेशन स्टार्ट होता था, जिसके अंदर फर्दर कैटेगरी ऑफ नोटिस सर्व किया जाता था कि भाई इतना टोटल ड्यू है, ये इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है, और उसको रिकवर करने के लिए फाइनल नोटिस सर्व करते थे या फाइनल स्टेटमेंट सर्व करते थे। अब क्या बोला है कि एक बार नोटिस स्टार्ट हो जाए ना, एक बार नोटिस सर्व कर दे, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो वापस से नोटिस नहीं सर्व करेंगे ना, चलेगा। जस्ट इफ दे विल सर्व अ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज नोटिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट रिकवरी कैन बी डन। Next is again in relation to attached property. ये कस्टम के रिलेटेड लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था, ये साल एक्साइज में उसे को रिलेट करके एक और अमेंडमेंट ऐड कर दिया गया है। कस्टम में ये अमेंडमेंट बहुत टाइम्स लास्ट ईयर ही आया था, एक्साइज में ऐड किया है। क्या है? तो कि टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू असेसी, इन द सेंस जब भी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उस प्रोसीडिंग के केस एंड में या तो असेसी में भी केस जीत जाएगा या ही विल लूज द केस। अगर वो जीतता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट अगर वो केस हारेगा तो एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू पे ड्यूटी। व्हाट इज द गारंटी दैट एट द एंड ऑफ दैट प्रोसीडिंग द ड्यूटी विल बी पेड? दैट गारंटी विल बी एंश्योर्ड बाय अटैचिंग एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू असेसी। उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। सो एट अ लेटर स्टेज इफ देयर इज सम डिफॉल्ट, तो उस डिफॉल्ट में रिकवरी हो सकता है। सो इट्स अ प्रोविजन रिलेशन टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। हाउएवर, सी पॉइंट इतना इजी नहीं है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन मैटर रेज है। वो मैटर क्या है? एक्साइज में ऐसा सिमिलर प्रोविजन तो थोड़े टाइम पहले भी था, बट व्हाट वाज दैट?
द वर्डिंग्स वेयर, नो इफ यू रिमेंबर शो कॉज नोटिस के कुछ टर्म्स थे, ड्यूटी नॉट लिविड, ड्यूटी शॉर्ट लिविड, ड्यूटी नॉट पेड, ड्यूटी शॉर्ट पेड और ड्यूटी इरोनियसली रिफंडेड, जिसमें हम दो कैटेगरी डिवाइड करते थे. ये ड्यूटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, नॉट लिविड, शॉर्ट लिविड, इरोनियसली रिफंडेड इज बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और इज बाय अदर देन रीजन ऑफ फ्रॉड. जो अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड था ना, उस प्रोविजन में लिखा गया था कि डिपार्टमेंट कैन अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी, बट जो बाय रीजन ऑफ फ्रॉड था उसके अंदर ऐसा वर्डिंग यूज नहीं हुआ था. અને दैट इज द एग्जैक्ट वर्डिंग विच हैज बीन ब्रॉट एज ऑफ नाउ कि भाई अगर ड्यूटी नॉट लिविड, शॉर्ट लिविड, नॉट पेड, शॉर्ट पेड या इरोनियसली रिफंड हो ना, भले वो बाय रीजन ऑफ फ्रॉड हो कि बाय अदर देन फ्रॉड हो, इन एनी केस रिकवरी कैन बी डन एंड फॉर दैट अ प्रॉपर्टी कैन बी अटैच. पहले रिकवरी तो दोनों में होता था, बट प्रॉपर्टी अटैच तभी हो सकता था व्हेन इट इज अदर देन बाय रीजन ऑफ वर्ड, अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड. बाय रीजन ऑफ फ्रॉड हो तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था कि आपका प्रॉपर्टी अटैच हो पाए, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. सो व्हाट दे से कि चाहे वो बाय रीजन ऑफ फ्रॉड है कि अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड है, इन ईच ऑफ द केस दे कैन अटैच योर प्रॉपर्टी, जिसमें कोई भी जगह में वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं एंड देन दे कैन रिकवर द अमाउंट बाय डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. देन 6th एंड 7th, ये जो दोनों पॉइंट है ना, उसमें 6th आई एम वेरी आई कैनॉट गिव गारंटी, बट आई एक्सपेक्ट इन दिस एग्जाम आ जजमेंट છે જે जजमेंट ओवर रूल થયું છે. 2012 में ओरेकल इंडिया का एक जजमेंट आया था. दैट जजमेंट इज ओवर रूल्ड बाय दिस अमेंडमेंट. क्यों जजमेंट को ओवर रूल किया? बिकॉज जो प्रोविजन था वो क्लियर नहीं था, देयर वाज नो क्लैरिटी. नो इफ यू रिमेंबर, एडवांस रूलिंग को अप्लाई किया जा सकता है इन रिलेशन टू सिलेक्टेड मैटर्स ओनली, एंड अलोंग विद दैट अप्लाई किया जा सकता है ओनली इन बाय स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन. दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड दूसरा सिलेक्टेड मैटर. इसके अलावा एक और टर्म था. वो टर्म क्या था? वो टर्म ये था कि असेसी एडवांस रूलिंग को असेसी अप्लाई कर सकता है इन रिलेशन टू एनी न्यू एक्टिविटी. देयर वर 3 पॉइंट्स. नंबर वन वाज सिलेक्टेड असेसी, नंबर 2 सिलेक्टेड पर्पस, सिलेक्टेड मैटर, एंड नंबर 3 इट हैज टू बी न्यू एक्टिविटी. एक जजमेंट आया 2012 में ओरेकल इंडिया का. ओरेकल का जजमेंट क्या था? ओरेकल इज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर. बहुत सालों से वो सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा था, एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस में उन्होंने थोड़ा एक्सपांशन किया. व्हाट एक्सपांशन? तो नाउ दे हैव डिसाइडेड टू इंपोर्ट हार्डवेयर. और जो हार्डवेयर उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, उस हार्डवेयर के ऊपर क्या मेथड ऑफ वैल्यूएशन आएगा वो उन्हें पता नहीं था. अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉल्स अंडर द सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पर्पस. Moreover, Oracle India is a 100% subsidiary of a foreign company that falls under selected person category. So यहाँ पे selected person है, यहाँ पे selected purpose है, एंड ये सोच के उन्होंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई किया. जैसे ही उन्होंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई किया, they were expecting the matter will be accepted. Rather than acceptance, the matter was rejected. On what base? So they have said कि yes, it's a selected person, yes, it's a selected purpose. However, it's not a new activity. The matter that they have answered is, अब तक असेसी सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है, अब असेसी हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहा है. इट्स मियरली एन एक्सटेंशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन. देयर इज नो न्यू एक्टिविटी. पहले सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा था, अब हार्डवेयर. तो इट्स मियरली एन एक्सटेंशन इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन. इट विल नॉट बी टर्म्ड एज न्यू एक्टिविटी, एंड दे हैव रिजेक्टेड द केस. ओरेकल का जजमेंट आया था. This year they have amended that term and they have defined the word activity. जहां पे बताया है the term activity to include any business of production or manufactured proposed to be undertaken by the existing producer or मैन्युफैक्चरर. सो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कोई नई एक्टिविटी करे ना तो भी उसके लिए परमिशन मिलेगा. जो पहले क्या बताया था कि नई एक्टिविटी में वो लोग क्या बोल देते थे कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो और आप इसने ये बिजनेस चालू किया तो दे यूज्ड टू से कि इट इज नॉट अ न्यू एक्टिविटी, इट इज जस्ट एन एक्सपांशन और इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन इन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी.
जिसकी जगह पे अभी बोला कि नई एक्टिविटी वुड ऑल्सो इंक्लूड द न्यू एनी न्यू प्रपोज्ड एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर. आप उसे एक्सटेंशन या एक्सपांशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो. सिमिलर वे आगे जा रहे हैं, एडवांस रूलिंग फॉर सर्विस टैक्स. व्हेन आई से एडवांस रूलिंग फॉर सर्विस टैक्स, इट इज व्हाट एक्चुअली, सी इन एक्साइज देवर सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पर्पस जिसके लिए आप एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकते थे. वो सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पर्पस कौन से थे? पहला पर्पस होता था मैथड ऑफ वैल्यूएशन के रिलेटेड, दूसरा पर्पस होता था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के रिलेटेड, तीसरा पर्पस होता था इन रिलेशन टू एनी नोटिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी, चौथा पर्पस होता था उसी लाइन में कि अगर आपको ओरिजिन ऑफ गुड्स के रिलेटेड अप्लाई करना है, पांचवा पर्पस होता था क्रेडिट एडमिसिबिलिटी के रिलेटेड. और ये क्रेडिट एडमिसिबिलिटी के रिलेटेड छोटा सा एक अमेंडमेंट आया है. व्हाट इज दैट पॉइंट? उसमें ऐसा लिखा था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स को ये पता करना है कि वो जो इनपुट परचेस कर रहा है, जो कैपिटल गुड्स परचेस कर रहा है, उसके ऊपर एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता था. बट आपको याद होना चाहिए, सैंडविच में मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट खाली इनपुट कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है, इनपुट सर्विस का भी मिलता है. बट इनपुट सर्विस के लिए वर्ड नहीं लिखा था. द प्रोविजन वाज व्हाट कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स कैन अप्लाई टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी टू चेक दैट वेदर ही इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट ऑफ इनपुट, credit of capital goods. So duty paid on input or duty paid on capital goods. He was not eligible to apply to advance ruling authority for service tax paid on input service. This has been introduced by this budget which says कि वो input की भी credit के लिए apply कर सकता है, capital goods की भी credit के लिए apply कर सकता है, और input service के ऊपर जो service tax pay हुआ है उसकी credit मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी पूछने के लिए apply कर सकता है. समझ में आएगा? आई होप सो. आगे जाएंगे. ट्रिब्यूनल, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रिब्यूनल जहां पे एक टाइम लिमिट होता था, जिस टाइम लिमिट को उन्होंने ओवर रूल किया है. व्हाट इज दिस टाइम लिमिट? इन ट्रिब्यूनल इन सेस्टेट देयर इज अ प्रोविजन व्हिच सेज व्हाट. सेस्टेट का प्रोविजन ऐसा कहता है कि जब भी कोई असेसी के केस में एडजुडिकेशन के सामने प्रोसीजर चल रहा है और असेसी उस प्रोसीजर को ऊपर स्टे लाने के लिए ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर रहा है. मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद एडजुडिकेशन में प्रोसीजर चल रहा है या मे बी शायद कमिश्नर अपील के साथ प्रोसीजर चल रहा है, और जो प्रोसीजर चल रहा है उसके ऊपर स्टे लाने के लिए असेसी सेस्टेट में जा रहा है. प्रोसीडिंग सेस्टेट में नहीं चल रहा है, प्रोसीडिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कमिश्नर अपील के साथ चल रहा है. उस प्रोसीजर को रुकवाने के लिए, उसके ऊपर स्टे लाने के लिए वो सेस्टेट में जा रहा है. अगर वो सेस्टेट में जाता है तो सेस्टेट कैन ग्रांट स्टे, जिसके अंदर पहले सेस्टेट 180 डेज तक का मैक्सिमम स्टे ग्रांट कर सकता था. 180 डेज कंप्लीट हो जाए और अभी तक अगर सेस्टेट ने प्रॉपर आंसर नहीं दिया है तो ये स्टे अपने आप ही वैकेट हो जाएगा एंड देन प्रोसीजर विल रीस्टार्ट. सो मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच स्टे कैन बी ग्रांटेड बाय सेस्टेट वाज 180 डे. दिस टाइम लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड नाउ, which has been said कि 180 डेज तक तो वो स्टे ग्रांट कर ही सकते हैं. ऑन कंप्लीशन ऑफ 180 डेज अगर वो चाहे तो 185 डेज का एडिशनल एक्सटेंशन इन एंड ऑल 365 डेज. बट एक वर्डिंग के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है. दैट वर्डिंग सेज कि 180 डेज का स्टे था. माने क्या था कि मेरा प्रोसीजर एडजुडिकेशन में चल रहा था और मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था. अगर स्टे के लिए अप्लाई किया है तो विथ वैलिड रीजन ही अप्लाई किया होगा. सो वो वैलिड रीजन जो भी हो उसको उस सेस्टेट को डिसाइड कर देना है विद इन 180 डेज. अगर सेस्टेट 180 डेज में ना डिसाइड कर पाए तो स्टे वैकेट हो जाएगा. तो क्यों 180 डेज में सेस्टेट ने डिसाइड नहीं किया? देयर हैज टू बी सम रीजन. क्या वो असेसी की गलती के कारण 180 डेज में डिसाइड नहीं हुआ है? इफ यस तो 185 डेज का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. अगर असेसी की गलती के कारण 180 डेज में मैटर फाइनल नहीं हुआ है तो 185 डेज का एडिशनल एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. बट अगर 180 डेज में वो मैटर डिसाइड नहीं हुआ है एंड नॉट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ एप्लीकेंट, इट इज मे बी ड्यू टू एनी अदर रीजन, देन इन दैट सिचुएशन ऑन एक्सपायरी ऑफ 180 डे ये स्टे को और 185 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. ऐसा समझ में आएगा? सो टोटल स्टे हो गया 365. बट वेरी क्लियरली इंपॉर्टेंट, मैंने अंडरलाइन भी हाईलाइट भी किया है, वे डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एपेलेंट.
असेसी का कोई गलती नहीं होना चाहिए, अपेलेंट का कोई गलती नहीं होना चाहिए। आगे मॉनेटरी लिमिट्स, ये मॉनेटरी लिमिट्स स्टेट की सिंगल मेंबर बेंच एंड 3 मेंबर बेंच एंड दिस आर द प्रोविजंस, जिसके अंदर क्या बोला है कि अब तक जो सिंगल मेंबर बेंच था जो मैक्सिमम 10 लाख तक की मैटर हियर करता था, जिसको बढ़ा के अब 50 लाख तक की मैटर तक ले गए। जो मॉनेटरी लिमिट पहले 10 लाख था वो उन्हें इंक्रीज करके 50 लाख तक ले गए थे। तो अब तक जो स्टेट था वो स्टेट की सिंगल मेंबर बेंच वाज एबल टू हियर अ मैटर ओनली अप टू 10 लाख। नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज एंड स्टेट की सिंगल मेंबर बेंच कैन हियर अ मैटर अप टू 50 लाख। सो अब मॉनेटरी लिमिट इज इंक्रीज, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। आगे जाएंगे, सर्विस ऑफ डिसीजंस एंड ऑर्डर्स एंड समन्स। जो भी डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स होते थे, डिसीजंस होते थे, शो कॉज नोटिस होती थी, उसको भेजने के मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडिंग, उसको भेजने के कुछ मोड्स होते थे। नंबर 1 ये होता था कि आप जाके फिजिकल डिलीवरी दे दो। नंबर 2 ये होता था कि आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट दो, जिसमें अब तीसरा ऐड कर दिया गया है। You may send it by courier, you may send it by speed post, but speed post से भेजो तो भी with proof होना चाहिए, और courier से भेजो तो उसी courier कंपनी के थ्रू भेजने का जो CBEC थ्रू अप्रूव्ड है। So this is just an addition कि आप इस मोड से भी कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। So these are the basic points in relation to excise। यहाँ पे हमारा पूरे excise के amendments complete हो रहे हैं। We are shifting to customs part। डिजाइंस एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। डिजाइंस एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। इन कस्टम देयर इज अ प्रोविजन, सेक्शन 11 करके एक सेक्शन है जिसके अंदर इलीगल इंपोर्ट करके कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कुछ कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इन कैटेगरी ऑफ गुड्स का इंपोर्ट नहीं हो सकता है। इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोविजन। ये पूरा प्रोविजन है सेक्शन 11 जिसमें एक कैटेगरी स्पेसिफाई किया गया है कि इतने गुड्स कभी भी इंपोर्ट नहीं हो सकते। हाउएवर इस कैटेगरी में एक और पॉइंट को ऐड कर दिया गया है इन फॉर्म ऑफ डिजाइन्स एंड स्पेसिफिक इंडिकेशंस, जिसके अंदर बताया गया है कि ये भी अब उस इलीगल इंपोर्ट कैटेगरी में आता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि कोई पर्टिकुलर डिजाइन या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो उसको भी उस सेक्शन 11 में डाल दिया जाएगा जहां जिसका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है उस कैटेगरी में एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है कि दिस कैन नॉट बी इंपोर्टेड। सेकेंड, व्हेन आई से सेकेंड पोर्शन इज समथिंग विच रिलेट्स टू नो रिफंड एंड नो रिकवरी। एकदम सिंपल पॉइंट है। 100 रुपए से कम अमाउंट का रिफंड होगा तो ना आप अप्लाई करोगे, 100 रुपए से कम का रिकवरी होगा तो ना वो नोटिस सर्व करेंगे। इट्स अ स्मॉल अमाउंट विच इज नॉट टू बी रिकवर्ड और नॉट टू बी रिफंडेड। नेक्स्ट, पावर टू प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको एक्साइज में बताया था, सिमिलर प्रोविजन इज देयर इन कस्टम। क्या प्रोविजन है मैंने वहां पे भी बताया था। अब तक एक्ट में ऐसा लिखा गया था कि डिपार्टमेंट कैन प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू असेसी, जिसके लिए क्या प्रोविजन था? प्रोविजन ये था कि अगर वो ड्यूटी नॉट लेविट, शॉर्ट लेविट, जो भी पॉइंट्स है वो अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, तो ही वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते थे। अब वो प्रॉपर्टी अटैच तब भी कर सकते हैं व्हेन इट इज बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। एक पॉइंट है जो एक्साइज में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे जाएंगे, स्कोप ऑफ एडवांस रूलिंग। जो मैंने आपको वो ओरेकल का जजमेंट बताया था, सेम जजमेंट इज ओवर हियर विच सेज व्हाट कि सेक्शन 28E इज बीन सब्स्टिट्यूटेड, जहां पे एक्टिविटी टर्म को डिफाइन किया है और जहां पे बोला गया है कि दैट टर्म विल इंक्लूड एनी न्यू बिजनेस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट proposed to be undertaken by existing importer और exporter, जो ओरेकल के केस में अप्लाई नहीं हुआ था। ओरेकल के केस में क्या हुआ था? वो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे थे, अब हार्डवेयर इंपोर्ट करने गए तो डिपार्टमेंट ने बोल दिया इट्स मियरली एन एक्सटेंशन।
जबकि अब क्या बोला कि एनी न्यू एक्टिविटी बाय एन एग्जिस्टिंग इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इज टू बी कंसिडर्ड एज अ न्यू एक्टिविटी एंड फॉर विच एन एप्लीकेशन टू एडवांस रूलिंग कैन बी मेड. आगे जाएंगे सीबीईसी. एक सेक्शन 29 करके एक सेक्शन है जो हम लोग कस्टम के फर्स्ट लेक्चर में करते हैं ऑलवेज, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन में बेसिक जो चार्ट होता था हमारा उसके अंदर हम लिखते थे कि अराइवल ऑफ गुड्स इज पॉसिबल ओनली एट अ कस्टम अप्रूव्ड पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड स्टेशन. अगर वो कोई और जगह पे अराइवल करने का ट्राई किया जाएगा तो इट इज एज गुड एज असेसी इज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग और वो गुड्स को कॉन्फिस्केट कर देंगे. एक्सेप्ट वन सिचुएशन, इमरजेंसी. मैं एग्जांपल देता था कि अगर कोई प्लेन में फायर हुआ है तो अब उसे ऐसा नहीं कह सकते कि गो एंड मेक लैंडिंग ओनली एट अ कस्टम अप्रूव्ड एयरपोर्ट. वो कोई भी जगह पे लैंडिंग कर सकता था. उसी एक्सेप्शन कैटेगरी में अब दूसरा एक्सेप्शन डाला गया है. क्या बोला है कि नॉर्मली अराइवल इज पॉसिबल ओनली एट अ कस्टम अप्रूव्ड पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड स्टेशन. हाउएवर इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कोई और जगह पे जा सकता है. ओवर एंड अबव दैट अगर सीबीईसी अप्रूव करे, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो उस सिचुएशन में भी वो कोई और जगह पे जा सकता है विच इज नॉट अ कस्टम अप्रूव्ड पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड स्टेशन. सो ये पॉइंट एक ऐड कर दिया गया है. नेक्स्ट आगे जाएंगे, विच रिफर्स टू ई फाइलिंग ऑफ IGM-IR. अब तक ई पेमेंट होता था, ई फॉर्म में बिल ऑफ एंट्री फाइल होता था. अब IGM-IR को भी ई फाइल करना है. आई होप यू रिमेंबर IGM-IR या EGM-IR. ये IGM-IR इट्स एन इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. इट इज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड EGM इज एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट टू बी फाइल्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट. ये IGM और EGM को भी ई फाइलिंग करने की बात है. सो दिस इज जस्ट एन इंसर्शन जो पहले अवेलेबल नहीं था. उसी प्रोविजंस को हम आगे लेके जा रहे हैं. एक इंपॉर्टेंट चेंज है, मे बी इन फॉर्म ऑफ सम इट कैन बी आस्क्ड एज अ 7th पॉइंट. इन कस्टम्स आपको याद हो तो एक ऐसा प्रोविजन होता था जो कहता था कि जो गुड्स हम इंडिया में इंपोर्ट करें, उस गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद असेसी को उसे क्लेम करना होता है बाय फाइलिंग आइदर व्हाइट बिल ऑफ एंट्री और बाय फाइलिंग येलो बिल ऑफ एंट्री. व्हेन ही विल फाइल व्हाइट बिल ऑफ एंट्री तो वो कुछ कॉपीज में वो व्हाइट बिल ऑफ एंट्री को सबमिट करता है, जिसमें से एक कॉपी डिपार्टमेंट अपने पास रखता है और बाकी की 3 कॉपीज असेसी को एक्नॉलेज करके वापस देता है. जिस दिन वो 3 कॉपी एक्नॉलेज होकर वापस आती है वहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर असेसी को अपना ड्यूटी भर देना होता था. The time limit of 5 working days has been reduced to 2 working days now. So earlier it was 5 working days, now it is 2 working days. सारा का सारा प्रोविजन सेम है, जस्ट 5 दिन को 2 दिन में रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ सम टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. नेक्स्ट is in relation to something new which was not there in entire custom. It's an additional point. किसी को अमेंड नहीं किया है, ऐड ही किया है. देखो आपको याद हो तो ऐसा एक प्रोविजन होता था कि जैसे ही गुड्स आए इंडिया में, पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे या लैंड स्टेशन पे जाते हैं कस्टोडियन के कंट्रोल में, जहां से आपको 30 दिन के अंदर वो गुड्स को क्लेम कर देना होता है. अगर क्लेम नहीं करेंगे तो बाद में वो गुड्स ऑक्शन में चले जाएंगे. अगर असेसी 30 दिन में क्लेम कर देता है तो उस सिचुएशन में उसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है तो आइदर इट वुड बी अ व्हाइट बिल ऑफ एंट्री एंड होम कंजम्पशन और इट वुड बी अ येलो बिल ऑफ एंट्री एंड वेयरहाउसिंग. बट वो तब जब वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाता है. मान लो कि असेसी ने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, बट डिपार्टमेंट रेजेस सम क्वेरी जिसका जस्टिफिकेशन असेसी अभी नहीं दे पा रहा है. तो उस सिचुएशन में टेम्पररी बेसिस पे वो गुड्स वेयरहाउस में ट्रांसफर कर सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिसर, जिसको हम कहते थे वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग. जब गुड्स वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग कैटेगरी में फॉल होते थे तो गुड्स वेयरहाउस में टाइम बीइंग स्टोर हो सकते थे, बट वो टाइम कितना, वो पूरे एक्ट में कहीं नहीं था. जो अब ऐड करके बताया गया है दैट द टाइम पीरियड इज स्ट्रेट अवे 30 डेज. अच्छा, क्या 30 डेज के बाद कंप्लीट? नो. ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज यू मे अगेन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, बट एट द मैक्स 30 डेज कैन बी ग्रांटेड. माने क्या? और रादर एट अ टाइम ओनली 30 डेज कैन बी ग्रांटेड. सो एक बार स्टोर किया 30 दिन कंप्लीट हो, अप्लाई फॉर एक्सटेंशन और ग्रांट होगा, बट एट अ टाइम 30 डेज. वो 30 दिन कंप्लीट हो, अगेन अप्लाई, बट एट अ टाइम 30 डेज एक्सटेंशन कैन बी प्रोवाइडेड. उससे ज्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं होगा, विच इज एन एडिशन. आगे जाएंगे.
नॉन बेलेबल ऑफेंस जो मैं आपको अभी बता चुका हूं इन रिलेशन टू एक्साइज. एक्साइज में कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, द सेम इज ओवर हियर. सिमिलर ट्रिब्यूनल 185 डेज, 180 के बाद एक्सटेंशन 185 डेज, इट इज एग्जैक्टली देयर. सिमिलर मॉनेटरी लिमिट्स एपेलेट ट्रिब्यूनल 10 लाख का 50 लाख जो एक्साइज में भी हुआ है. आगे जाएंगे इवेजन ऑफ ड्यूटी और प्रोहिबिशन. अगेन इन एक्साइज दिस इज एन अमेंडमेंट. एक्साइज में आपको याद हो मैंने बताया था ड्यूटी अमाउंट 30 लाख से ज्यादा हो 7 ईयर होता था, जो 30 लाख को बढ़ा के 50 लाख, सेम इज अ कस्टम. 30 लाख को बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स. अगेन सेम प्रोसीडिंग, गार्निशी प्रोसीडिंग जो मैंने बताया कस्टम में ऐड कर दिया गया है. नेक्स्ट है 14, एक क्लैरिफिकेशन है, जस्ट अ स्मॉल चेंज, अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन. एक टर्म को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है. अब तक टर्म होता था कस्टम हाउस एजेंट. द टर्म हैज बीन रीडिफाइंड एज कस्टम ब्रोकर. दैट्स इट, नथिंग एल्स. एक्ट में एक टर्म था कस्टम हाउस एजेंट, जिसको आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते थे फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स. जिस टर्म को अब रीडिफाइन किया गया है एज कस्टम ब्रोकर रादर देन यूजिंग द वर्ड कस्टम हाउस एजेंट. So it's just a clarification part. It has been redefinition of something. Then export of warehouse goods without payment of import duty. जब आपको goods export करने हैं ना without duty, आप goods इंडिया में import करो, आप उसे warehouse में store करो, वहां से आप goods को export कर सकते हो. अगर आप directly goods export कर दो तो आपको import duty भरने की जरूरत नहीं है. अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करो, वेयरहाउस में स्टोर करो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है. बट उस टाइम पे 2 ही मोड्स अवेलेबल होते हैं. दैट मींस जो गुड्स वेयरहाउस में स्टोर हुए अगर आपको उसे एक्सपोर्ट करना है तो बाय वे ऑफ सर्टेन मोड्स आप कर सकते थे, जिसमें लिमिटेशन था. यू कैन एक्सपोर्ट इट आइदर बाय शिप और बाय एयरक्राफ्ट. जिसमें अब थर्ड कैटेगरी ऐड किया गया, यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट बाय पोस्ट. जो एडिशन है जो पहले नहीं था. अर्लियर इट वॉज शिप और एयरक्राफ्ट, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स पोस्ट. सो जो अब अवेलेबल हो चुका है. देखो अदरवाइज तो आप पोस्ट से एक्सपोर्ट कर ही सकते हो, वो क्वेश्चन ही नहीं है. जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं, जिसको आपने वेयरहाउस में स्टोर किया है, जो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयरहाउस में स्टोर हुए हैं, अगर वहां से आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले एक्सपोर्ट हो सकता था ओनली बाय वे ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट. नाउ इट कैन बी एक्सपोर्टेड इवन बाय वे ऑफ पोस्ट. सो विच इज एन एडिशनल पॉइंट. देन आगे जाएंगे, रिमूवल ऑफ ड्यूटी लायबिलिटी ऑन एनी सैंपल गुड्स कंज्यूम्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्टिंग और एग्जामिनेशन. इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, 5 रुपए से कम अमाउंट, ऐसा वर्ड पहले लिखा गया था कि 5 रुपए से कम अमाउंट हो तो ही वो उससे रिलैक्सेशन ग्रांट करेंगे. अभी बोला है कि सैंपल हो तो कितनी भी अमाउंट का हो इरिस्पेक्टिव वो उसके ऊपर ड्यूटी लायबिलिटी रेमिशन दे सकते हैं. इट्स नॉट अ मेजर चेंज, इट्स सम स्मॉल चेंज. आगे जाएंगे, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव. ऐसा बोला गया है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में कौन आ सकता है या रादर कौन नहीं आ सकता है. ऐसा बोला गया है कि कोई भी बंदा हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हु हैज बीन बैंड एज पर द कस्टम्स एक्ट क्राइटेरिया. एनी पर्सन हु हैज बीन बैंड, रिस्ट्रिक्टेड, क्यों तो कि शायद उस एक्ट में उसने वायोलेशन किया है, कोई कस्टम्स एक्ट, गोल्ड कंट्रोल एक्ट, इस एक्ट में अगर आपने वायोलेशन किया है कोई, तो उस सिचुएशन में आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में वर्क नहीं कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर. सो इफ यू आर बैंड बाय कस्टम्स एक्ट, बैंड बाय गोल्ड कंट्रोल एक्ट, देन इन दैट सिचुएशन यू आर आउट ऑफ द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी, सो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट फॉर एनी मैटर. आगे जाएंगे, expansion of the liability of the owner or importer or exporter in respect of any goods. Now what is this actually? Expansion of liability or rather agent. बहुत सारे केस में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वी डील विथ फॉरेन मार्केट, और जिस सिचुएशन में वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के एजेंट होते हैं, एजेंट की लायबिलिटी को एज गुड एज इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लायबिलिटी के फॉर्म में बता दिया गया है. इट्स लाइक अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोई ट्रांजैक्शन करे तो वो खुद ट्रांजैक्शन करे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट ट्रांजैक्शन करे तो ये एजेंट की भी उतनी ही लायबिलिटी होगी जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर की होगी. दैट इज व्हाट इज बीन स्मॉल पॉइंट, अ चेंज पॉइंट. लास्ट 3 or 4 amendments are there which talks about, one is jewelry, then another is crew member, and then there is one more point in relation to import duty e-filing.
See, the first one is jewelry, जो in earlier कोई भी ज्वेलर जो फॉरेन मार्केट से आ रहा है, सॉरी नॉट द ज्वेलर, कोई भी पैसेंजर जो इंडिया में एंटर हो रहा है वो अपने साथ 10,000 तक के गुड्स कैरी कर सकता था, ज्वेलरी कैरी कर सकता था अगर वो मेल पैसेंजर हो, और अगर वो फीमेल पैसेंजर हो तो ये अमाउंट 20,000 था। बाय फाइनेंस एक्ट 13 ये 10,000 को 50,000 किया गया है और 20,000 को 1 लाख किया गया है। So the amount of 10,000 has been increased to 50,000. The amount of 20,000 has been increased to 1 lakh. So this is in relation to jewelry. अच्छा, ये जो ज्वेलरी वाला रूल था उसको हम रूल नंबर 6 कहते थे in relation to the baggage. But एक सिमिलर प्रोविजन था जो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस कैटेगरी में आता था। जब कोई बंदा अपना घर बाहर से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, इस शिफ्टिंग इज रेसिडेंस, द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, उसके लिए रूल 8 था। जिस रूल 8 में बताया गया था कि अगर कोई भी बंदा अपना रेसिडेंस ट्रांसफर करे तो वो कितने बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, तो जहां पे एक रेफरेंस दिया गया था कि अगर वो बंदा अपने घर अपना रेसिडेंस शिफ्ट कर रहा है इंडिया में, तो वो रेसिडेंस शिफ्ट करने के एडिशनल बेनिफिट के लिए तो एलिजिबल है ही, बट ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ज्वेलरी बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड अंडर रूल 6, विच इज प्रोवाइडेड अंडर सम अदर रूल। तो क्या बोला है कि जो ज्वेलरी के रिलेटेड अमेंडमेंट आया है वो रूल 6 एज सच कोई ज्वेलरी लेके आए तो अप्लाई होगा ही, बट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। सो वहां पे भी अब 10,000, 20,000 का 50,000 और 1 लाख हो चुका है। एज सच रूल 6 तो अमेंड हो ही गया है, बट रूल 8 के थ्रू जो रूल 6 था वो भी अमेंड हो चुका है। दोनों जगह पे सेम बेनिफिट है। देन देयर इज क्रू मेंबर, नथिंग टू डिस्कस। क्रू मेंबर पहले 600 रुपए के गुड्स फ्री में ला सकता था, अब 1500। इट्स अ स्मॉल चेंज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस। आगे जाएंगे, क्लासेस ऑफ इंपोर्टर लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। लास्ट पॉइंट, इंपोर्ट ड्यूटी टू बी पेड इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें 2 कैटेगरी के पर्सन को आइडेंटिफाई किया था। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन है उसमें ऐसा बताया गया है कि एनी पर्सन हु इज एन accredited फॉल्स अंडर द accredited क्लाइंट प्रोग्राम। एंड सेकेंड है जहां पे बोला है कि कोई भी पार्टी हो बट ड्यूटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है। एनी पर्सन हु इज पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी अबव 1 लाख, या फिर a person who falls under accredited client program category. What is that accredited client program category? पूरा डेफिनेशन उसका दे दिया है कि who falls under the accredited client program, जिनमें कुछ लिमिट्स रखी गई है। क्या लिमिट है? तो कि जितने वैल्यू के गुड्स वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट कर रहा है ना, उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। या क्या बोला है कि जो टोटल कस्टम ड्यूटी उसके अकाउंट में पे हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 1 करोड़ से ज्यादा है। या क्या बोला है, द टोटल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो प्रीसीडिंग ईयर में भर रहा है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, बट थ्रू पीएलए अकाउंट माने क्रेडिट को कंसिडर नहीं करेंगे। ये सब लोग है, एक डेफिनेशन है कि ये सब लोग accredited क्लाइंट प्रोग्राम लिस्ट में फॉल होंगे। सो अगर आप accredited क्लाइंट प्रोग्राम लिस्ट में हो तो कितना भी अमाउंट भरो, चाहे 100 रुपए है कि 1 लाख रुपए है, आपको ई पेमेंट ही करना है। अगर आप अदरवाइज में फॉल हो रहे हो तो भी आपको ई पेमेंट करना है, प्रोवाइडेड द ड्यूटी अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। This is the last point. That's it. Major amendments of excise customs, or rather all the amendments of excise customs done